रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से प्लीज एक बार कंफर्म करना। हो गया ना रवि? ओके सुरेश। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट एंड जनरल बिजनेस नॉलेज, बीसी के भी बोल सकते हो सर, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। सर आज एक लास्ट जो हम लोग दुर्गा पूजा से पहले जहाँ पर हम लोग कवर कर रहे थे, दैट इज डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर रहे थे, है ना। डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस, या फिर डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया में बिजनेस एनवायरनमेंट को डेवलप करता है। इसमें मैंने काफ़ी डिटेल्स में चर्चा किया सर, सेबी का, सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया का, मतलब आप ऐसे बोलो कि बिजनेस का हार्ट है सर। इसके बारे में, इसका डिटेल्स वर्क के बारे में, इसका डिटेल्स प्रोविजंस जो भी है, मतलब बिजनेस लेवल को डेवलप करने के लिए जो कुछ भी ये सब ऑर्गेनाइजेशंस करता है, मैंने आपको बताया। अगर किसी का मिस है ना तो प्लीज़ एक बार वो 5-7 लेक्चर्स है उसमें ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, आज का टॉपिक क्या है सर? सर आज का टॉपिक है सर, आज बड़ा कॉमन टॉपिक है, द कॉमन इन द सेंस, ऐसा कॉमन टॉपिक का नाम ही है सर, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी। मतलब डे टू डे लाइफ में यूज होता है ऐसा बिजनेस टर्म्स, ठीक है, जो हर एक चार्टर्ड को, हर एक कंपनी सेक्रेटरी को जानना चाहिए, विद कॉस्ट अकाउंटेंट को भी जानना चाहिए, सीएम को भी। तो क्वेश्चन इज दैट कि जो कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूँ। तो आपके मन में चल रहा है सर, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी मतलब बिजनेस में यूज होता है ऐसा टर्म्स। सर बिजनेस, बिजनेस के अंदर वैराइटीज ऑफ डिपार्टमेंट होता है, पता है आप लोग? अगर पता नहीं है तो मैं पता मतलब कर देता हूँ आपसे, अब जान लो। जैसे मानो कि अगर किसी को बिजनेस करना है ना, तो बिजनेस करना है तो उस बिजनेसमैन को मार्केटिंग करना होता है, उसको मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी लेना होता है, बैंक्स के बारे में जानकारी लेना होता है, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानकारी लेना होता है, ठीक है। तो आपको ना एक वेरियस मैटर पे, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में जानकारी लेना होता है सर। मतलब मार्केटिंग ले लो, एचआर ले लो, एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले लो, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट ले लो, बैंक्स ले लो। मतलब वैराइटीज ऑफ कॉन्सेप्ट है जो, जिसके बारे में हर एक चार्टर्ड को, हर एक कंपनी सेक्रेटरी को, हर एक कॉस्ट अकाउंटेंट को नॉलेज रखना पड़ता है। और सीए और सीएस में पहले से ही था ये टॉपिक, बिजनेस कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी, दोनों के लिए काफी वाइटल रखा गया है सर, ठीक है। सीएस के अंदर ये कम्युनिकेशन का पार्ट के अंदर रखा गया है, और सीएमए इसको बीसीके के अंदर रखा गया है। और सीएमए का पुराना सिलेबस में नहीं है फाउंडेशन में, बट न्यू सिलेबस में इसको ऐड ऑन किया गया है, ठीक है। सीएमए का न्यू सिलेबस में रखा गया है। तो ये देखो सर, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी मतलब ये डिफरेंट कम्युनिकेशन लेवल में, बिजनेस लेवल में, मैनेजमेंट रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, ठीक है, मार्केटिंग रिलेटेड, ठीक है, ये सीएस के मैट के अंदर भी बोला है सर। प्रॉफिट रिलेटेड, टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड, डाउन साइजिंग रिलेटेड, आउटसोर्सिंग रिलेटेड, बीपीओ वगैरह चलता है ना, ठीक है, मार्केट रिलेटेड, डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस होता है सर। तो उसी का एक मैं डिटेल्स इलेबोरेशन जो नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी शेयर करके रखा, मैं उसको थोड़ा सा ना एलाबोरेटली आपको समझाऊंगा। ये नोट्स आप लोगों के पास है, आई नो दैट। तो मैं यहीं से आपको बताऊंगा कि कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी। मतलब आप इतना समझ सकते हो सर कि अगर आपको कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज का आइडिया है, तो ये आपको बिजनेस के, एज ए बिजनेसमैन आपको काफी हेल्प करता है, ठीक है। एज ए बिजनेसमैन ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको बहुत help करता है, ठीक है। चलो सर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक एक करके बात को आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीन शेयर है सबके साथ?
स्क्रीन शेयर है ना सर? बोलो तो सही। हाँ सर। ठीक है चलो। तो आज बेसिकली बिजनेस टर्मिनोलॉजी का डेवलपमेंट, ठीक है। बिजनेस टर्मिनोलॉजी का बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कमर्शियल नॉलेज में हम लोग देखते देखते काफी सारा टॉपिक कवर कर रहे हैं सर। आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ रहा है। तो कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज में आज मैं आपको डिफरेंट काइंड ऑफ टर्म्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा आपको फैमिलियर बनाने का, ठीक है। तो फैमिलियर होना है सर आपको बिजनेस के साथ, तो ये ट्राई करो, आप भी ट्राई करो। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सिर्फ एक क्लास या दो क्लास में आप इतना नॉलेजेबल नहीं बन जाओगे। सबसे बेहतर होता है कि अगर आप बिजनेस न्यूज़ चैनल देखते हो या बिजनेस न्यूज़ पेपर, न्यूज़ मैगजीन फॉलो करते हो, तो ये आपको बहुत हेल्प करता है सर, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा कि आप डे टू डे लाइफ में लाइक इकोनॉमिक टाइम्स, लाइक बिजनेस स्टैंडर्ड्स, लाइक मिंट, ऐसा न्यूज़पेपर आप पढ़ें, ठीक है। तो जाके आप ना फैमिलियराइज हो जाओगे ये सब टर्मिनोलॉजी इसके साथ, ठीक है। तब तो क्या है ना, अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार पढ़ोगे तो दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो ये जो भी टॉपिक है ये एक्चुअली बहुत ही एलाबोरेट सब्जेक्ट से आया गया है, ठीक है। मतलब बात क्या है सर कि जैसे आपको क्या क्या होगा इस टॉपिक से, ये जो सी एस का जो ये टॉपिक है, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी, ये टॉपिक का मेन पर्पस क्या है? इस टॉपिक का मेन पर्पस ये है कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ एट पर किया जाए। आपको मतलब चार्टर्ड को, सीएमए को, सीएस को बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ इसको डेवलप किया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि आप जिस पर्टिकुलर बिजनेस लेवल में आके काम करोगे, आपको वहां पर क्या टर्म्स या क्या किस तरह का लैंग्वेज यूज होता है आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैनेजमेंट लेवल हो या अकाउंटिंग लेवल हो, फाइनेंस लेवल हो, स्टॉक मार्केट हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ठीक है, मार्केटिंग, बैंकिंग, मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ एरिया, ठीक है। तो बेस्ट इज दैट, ये देखो सर, रिलेट बेटर विद द टर्म्स यूज्ड इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक न्यूज़पेपर्स, है ना, एंड मैगजीन्स, ठीक है। आप न्यूज़ पढ़ के क्या समझोगे, समझना जरूरी है ना। यूज दी पीसी के टर्म्स इन योर एकेडमिक, प्रोफेशनल कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन। ये जो कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज हैं, आप इसको अपना एकेडमिक लेवल में, प्रोफेशनल लेवल में, कन्वर्सेशन लेवल में आप इसको यूज कर पाओगे। टीवी में जो चैनल्स आता है ना, कुछ बिजनेस चैनल आता है, कभी देखते हैं आप लोग? हाँ, जैसे मानो एनडीटीवी प्रॉफिट देखा कभी? एनडीटीवी प्रॉफिट, ठीक है। ऐप भी होता है, ये सब न्यूज चैनल टीवी में आता है सर, ठीक है। एनडीटीवी प्रॉफिट, जी बिजनेस, ठीक है, ये सब सिमिलर काइंड ऑफ चैनल्स है, ठीक है। जी बिजनेस इज आल्सो देयर। तो बेसिकली सीएनएन, एनबीसी बोल के भी एक होता है बिजनेस लेवल में। तो माय क्वेश्चन इज दैट कि जब आपके सामने ऐसा न्यूज चैनल आता है, आप इसको बेसिकली इग्नोर कर देते हो ज्यादातर केस, क्यों? क्योंकि आपको समझ में नहीं है ना सर। मैक्सिमम केस में प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों को समझ में नहीं आता तो लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। जी न्यूज नहीं सर, जी बिजनेस। जी न्यूज में तो हर तरह का न्यूज दिखता है, मैं हर तरह का न्यूज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जी बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, जी बिजनेस, ठीक है। अगर आप जी बिजनेस ओपन करोगे तो इस तरह से देखो, ये आपको देखो बैंक रूल्स, क्या क्या बिजनेस लेवल में डेवलपमेंट हो रहा है, आपके सामने ये सब अपडेट मिलता है, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, बिजनेस लेवल में क्या हो रहा है। तो बेसिकली माय क्वेश्चन इज दैट कि ये सब न्यूज़ चैनल देख के क्या होता है ना, आप लोगों को इसके साथ फैमिलियर होना ही पड़ेगा सर। मतलब एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, इट्स अटमोस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। सिर्फ किताब का पढ़ाई इनफ नहीं होता है, ओनली बुकिश नॉलेज लेके आप ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाओगे। बुकिश नॉलेज ये भी है, बट ये जो भी बुकिश है इसको प्रैक्टिकल रियल लाइफ में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कुछ न्यूज चैनल, न्यूज पेपर होता है सर, हो सके तो प्लीज पढ़ा, मतलब पढ़ा कीजिए, ठीक है। इकोनॉमिक टाइम्स खुद भी पढ़िए, लोगों को भी बोलिए, दोस्तों को भी बोलिए, फ्रेंड्स को बोलिए कि इकोनॉमिक टाइम्स पढ़े, घर पे सब्सक्रिप्शन लिया जाए, ठीक है, ठीक है। आप इकोनॉमिक टाइम्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए, बहुत हेल्पफुल है सर, ठीक है। अच्छा सर, आप लोग एक मिनट होल्ड करो तो सर एक बार।
एक मिनट हो, मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ, एक बस स्क्रीन में थोड़ा सा नजर डालो, मैं अभी आता हूँ। ओके सर, सर आवाज आ रहा है ना? बेसिकली मेरा आपको बस यही कहना है कि आप ये सब न्यूज़पेपर, न्यूज़ मैगजीन, कुछ न्यूज़ मैगजीन भी बड़ा पॉपुलर है, लाइक इंडिया टुडे, ठीक है, बिजनेस टुडे, ये सब मैगजीन पढ़े हो कभी? नहीं पढ़ा तो आगे से पढ़ने का आदत डालो सर। अगर अभी तक ये सब पढ़ना स्टार्ट नहीं किए तो आदत डालो, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक टाइम्स वन ऑफ द पॉपुलर बिजनेस न्यूज़पेपर है सर, बहुत पॉपुलर है, वो इवन नॉट जस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड लेवल में बहुत पॉपुलर है सर। एक न्यूज़ चैनल है सर, न्यूज़ मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, आपका क्या नाम है इसका, मिंट बुल के है, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स का ही एक मिंट बुल के आता है, ठीक है। तो लाइव मिंट, यहाँ पर भी आपको बिजनेस लेवल का काफी सारा मिलेगा, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर मार्केट में क्लिक करेंगे तो आपको मार्केट वाला न्यूज आएगा, स्टॉक मार्केट का खबर आएगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट, ये सब खबर जैसे मालूम क्या लिखता है, आईटीसी स्ट्रॉन्ग सिगरेट वॉल्यूम्स इन क्वार्टर टू लाइट अप द स्टॉक्स। क्या मतलब है इसका? आईटीसी स्ट्रॉन्ग सिगरेट वॉल्यूम्स इन क्वार्टर टू लाइट अप द स्टॉक्स, मतलब कौन बताएगा मतलब इसका क्या मतलब हो सकता है? एनीवन प्लीज ट्राई। ये न्यूज आपके सामने है, आप इस न्यूज से क्या पता करोगे, मतलब क्या मतलब निकालोगे? बोलो, ट्राई तो करो। हेलो, ट्राई तो करो कि ये जो, सिगरेट के हाई सेल के वजह से स्टॉक का प्राइस बढ़ गया सिगरेट। हाँ सर थैंक यू सो मच। सिगरेट के सेल के कारण आईटीसी एक्चुअली सिगरेट का बिजनेस करता है, ठीक है। आईटीसी का ऐसे बहुत सारा पोर्टफोलियो है, वेरी गुड स्टूडेंट। आईटीसी का मेन जो बिजनेस है, वन ऑफ द मेन, जो उसका जो कैश काउ है, कैश काउ इन द सेंस, मतलब आईटीसी सिगरेट से बहुत ज्यादा इनकम करता है, ठीक है, सबसे ज्यादा इनकम उन्हीं से करता है। बट सिगरेट का सेल बीच में थोड़ा कम हो गया था, बट इस बार सिगरेट का सेल क्वार्टर टू में सिगरेट का सेल इसका इम्प्रूव किया, और इम्प्रूव होने के कारण इसके शेयर प्राइस में डेवलपमेंट देखा। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, अगर मैं आपको आईटीसी का शेयर प्राइस दिखाऊं, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा सर, आईटीसी, ये जैसे धनतेरस आ गया ना सर, काली काली पूजा और दिवाली से पहले दिन धनतेरस आता है ना, तो धनतेरस में एक कॉन्सेप्ट है, लक्ष्मी जी का पूजा भी होता है, और धनतेरस बेसिकली लक्ष्मी जी ही है ना, धन का देवी। हम लोग इंडियन सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट काफी पॉपुलर है कि अगर जो जैसे हालत में है, अगर वो धन का पूजा तो सबको करना पड़ता है, ताकि आपके घर में और ज्यादा रिसोर्सेस आए, तो रिसोर्सेस आने से आपके घर में खुशहाली होगा, फाइनेंशियल कंडीशन बढ़ेगा। तो ये एक सिंबॉलिक पैटर्न है लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, मतलब बेसिकली फाइनेंशियल फुलफिल, ठीक है। तो आप इसको देवी मानो या जो भी मानना है आप मानो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ ऑब्वियसली कि हर एक चीज को एक रेस्पेक्ट देने के लिए ये सब गॉड वगैरह कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया है, आज से नहीं, काफी प्राचीन काल से ये सिंबॉलिक है। लक्ष्मी जैसे सरस्वती इक्वल्स टू नॉलेज, ठीक है, तो नॉलेज को एक ज्ञान का एक आधार बनाने के लिए सरस्वती को, जैसे शाहरुख खान का एक मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो शाहरुख खान बोलता है कि जिंदगी में मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सरस्वती को ज्यादा दिया हूँ, तो लक्ष्मी ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। तो इसका मतलब ऐसा है कि शाहरुख खान का मानना है कि अगर आप नॉलेज में फोकस करोगे तो लक्ष्मी ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा, ठीक है। सरस्वती मीन्स नॉलेज, ठीक है, और लक्ष्मी सिंबलाइज
पैसा, ठीक है, फाइनेंशियल फुलफिलनेस, प्रॉस्पेरिटी. सो इफ यू फॉलो knowledge, prosperity will automatically follow. So if you follow सरस्वती, लक्ष्मी will automatically follow. तो ये शाहरुख खान का एक बहुत अच्छा एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो वहीं पर शाहरुख खान इस मैटर को डेवलप किया था. इंडियन कॉन्सेप्ट में ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. तो पॉइंट इज दैट कि अगर आप नॉलेज को डेवलप करोगे ना, तो फाइनेंशियली आप भी अपने आप को काफी डेवलप कर पाओगे. ठीक है, मतलब सरस्वती को फॉलो करोगे तो लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आएगा. अब सरस्वती का फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि नॉर्मली बैठ जाओ और पूजा करो. पूजा इन द सेंस आपका काम क्या है, जैसे संस्कृत में एक कहावत है सर, छात्रनन अध्यानन तप. छात्रनन अध्यानन तप मतलब जानते हो, छात्रनन अध्यानन तप मतलब जो छात्र होते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट होता है उसका तपस्या यही होता है कि वो अध्ययन करे. अध्ययन मतलब स्टडी. ठीक है, तो एज ए स्टूडेंट दिस इज आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप पढ़ाई करें. ठीक है, ये आपका तपस्या है, तो ये तपस्या ही आपका पूजा है. ठीक है, तो आपको पढ़ाई करना चाहिए क्योंकि आप स्टूडेंट हो. ठीक है, प्रॉब्लम ये होता है कि जब स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ के बाकी सब काम करता है और स्टूडेंटशिप का काम नहीं करता, यही उसका फ्यूचर को वो ऑटोमेटिकली लाइट आपकी जगह लाइट लो कर देता है. ठीक है, तो वट एवर मैं आपको आईटीसी का स्टॉक दिखाता हूँ. लास्ट ईयर धनतेरस के टाइम पे अगर आप देखोगे एक साल में, अब आईटीसी का ग्रोथ देखो जस्ट. ठीक है, जस्ट लुक एट लास्ट ईयर ऐसे टाइम पीरियड में आईटीसी का शेयर 220 में था, 210 207 में था, 207 में, आज 350 जा रहा है. कितना रिटर्न दिया? 42.91%. और ये इसके पीछे रीजन क्या है? वो आईटीसी का सिगरेट का सेल बढ़ा है, और सिगरेट का सेल बढ़ने के कारण इसका ब्रांड वैल्यू में डेवलपमेंट आया है. ठीक है, शेयर में डेवलपमेंट है. तो पॉइंट इज दैट ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था. ऐसा बहुत सारा, जैसे और भी काफी सारा क्या क्या, मतलब जैसे मानो अभी रिसेंटली सीसीआई का एक न्यूज आया है, आपको पता है? सीसीआई मतलब, मैं आप लोगों को कंपटीशन कमीशन के बारे में बताया था ना, तो ये देखो सर, रिसेंटली ये रिसेंट न्यूज है. ठीक है, अगर आप इसको ओपन करते हैं, जैसे गूगल फाइन 1337 करोड़ इन इंडिया. गूगल को इंडिया में फाइन किया गया. ठीक है, पेनल्टी चार्ज किया गया 1337 करोड़ का, 1337 करोड़ का, फॉर अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशंस. द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और सीसीआई tweeted it fined Google for abusing dominant position in multiple markets in the Android mobile device ecosystem. मतलब गूगल बेसिकली क्या प्रॉब्लम किया है सर? गूगल बेसिकली अपना डोमिनेंट पोजीशंस का फायदा उठाया है और इंडियन मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करके बाकी बिजनेस को मतलब प्रॉब्लम में डाला. ठीक है, और मेनली ये किया है मतलब जो कंपटीशन कमीशन के हिसाब से या कंपटीशन लॉ के हिसाब से गलत. अब अगर आपको ये सीसीआई का मतलब ही नहीं पता, if you don't know this CCI concept, if you don't understand कि क्यों अब्यूज किया गया गूगल को, ठीक है, क्यों फाइन किया गया, तो आप इसका मतलब नहीं समझ पाओगे सर. ठीक है, तो इसके लिए आपको बिजनेस टर्मिनोलॉजी के साथ अडॉप्ट होना पड़ेगा. आपको बिजनेस टर्मिनोलॉजीज के साथ अडॉप्ट. तो गूगल क्या करता है, जैसे हम लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं, तो एंड्रॉइड किसका है? गूगल का. तो गूगल ऑपरेट्स एंड मैनेज द एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लाइसेंसेस इट्स अदर प्रोप्राइटरी एप्लीकेशंस. ठीक है, मतलब और भी किसी लोगों को वो लाइसेंस प्रोवाइड भी करते हैं. Original equipment manufacturer. Accordingly, they enter into multiple agreements to govern their rights and obligations, such as Mobile Application Distribution Agreement (MADA), assure that most prominent search entry points, that is search app, widget, Chrome browser, are pre-installed on Android devices. बात समझे सर? गूगल का दोष क्या है सर? गूगल का ये दोष है कि जितना मोबाइल हम लोग मार्केट से परचेस करते हैं, सारे मोबाइल में गूगल, क्योंकि एंड्रॉइड गूगल का है, बात को ध्यान से समझे. जब भी हम लोग एंड्रॉइड मोबाइल परचेस करते हैं, आप चेक करके देखिएगा, आप लोग भी मोबाइल मेरे से ज्यादा ही जानते हो सर ये सब बातें. जब जब आप एंड्रॉइड परचेस करते हो, एंड्रॉइड मोबाइल, चाहे वो 10,000 का हो चाहे वो 5,000 का हो, एक चीज आप ख्याल कीजिएगा कि उसमें गूगल का जो सारा ऐप है ना, लाइक गूगल क्रोम वगैरह, प्री इंस्टॉल्ड भी होते हैं, और उसको पहले से ना बाय डिफॉल्ट उसको रख दिया जाता है. मतलब आप अगर कोई चाहे तो दूसरा ऐप भी यूज कर सकता है उसकी जगह, जिसको वो ठीक लगे वो खुद इंस्टॉल करके यूज करेगा. बट क्योंकि एंड्रॉइड गूगल के पास है, इसीलिए एंड गूगल क्या कर रहा है, उसमें अपना डिवाइसेस में अपना जो खुद का बिल्डअप ऐप है उसको प्री इंस्टॉल्ड कर देता है.
एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द बिजनेस एनवायरनमेंट। आप फोन बनाओ ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, एंड्रॉइड आपका है, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट कौन उसमें कौन सा सर्विंग ऐप यूज करेगा, ठीक है, कौन से ब्राउजर से वो ओपन करेगा, माइक्रोसॉफ्ट यूज करेगा कि गूगल यूज करेगा, ये बोलने वाले आप कौन होते हो? कस्टमर को, कस्टमर जो है, जो फोन यूज कर रहा है, उसका भी तो कुछ फ्रीडम होना चाहिए। बट गूगल बेसिकली क्योंकि वो डोमिनेंट प्लेयर है, तो उस डोमिनेंट पोजिशन का वो फायदा उठा रहा है। And that is the problem, sir. MADA assured that most prominent search entry points, search app, widget, Chrome browsers, pre-installed on Android devices, which accorded significant competitive edge on Google search services over its competitors. और यही प्रॉब्लम है जो बाकी कॉम्पिटिटर, मतलब जो बाकी बिजनेसेस हैं, वो इसी पॉइंट पे बात किए कि अगर ऐसा होगा तो फिर बाकी लोग तो बिजनेस कर ही नहीं पाएगा, बाकी लोग तो बिजनेस कर ही नहीं पाएगा। सिमिलर टाइप ऑफ एक प्रॉब्लम रिलायंस के साथ हुआ था सर, ये बस गूगल का नहीं है, जियो के साथ भी हुआ था। जियो इतना सस्ते में लोगों को इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड किया था, फ्री में सिम बेचना, ठीक है, फ्री में डेटा पैक देना, ठीक है, तो एयरटेल का और आइडिया वोडाफोन का बिजनेस बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो कंपटीशन कमीशन ने जियो पे भी पेनल्टी चार्ज किया था, करीब 1000 करोड़ के आसपास का फाइन, 1000 करोड़ के आसपास का फाइन। और साथ में ये भी बोला था कि जियो को, कि नॉन जियो नंबर में जो उसका कॉलिंग था उसमें भी वो फ्री था, बोला था नहीं आपको नॉन जियो नंबर पे चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जियो का बिजनेस में हैम्पर हुआ था सर, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट कि आप, इफ यू अंडरस्टैंड कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे चलता है, तो आपको ये सब न्यूज़ इजीली समझ में आएगा। और न्यूज़ को समझने के लिए, मार्केट में क्या हो रहा है इसको समझने के लिए कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी को भी डेवलप करना जरूरी है। अब नाउ क्वेश्चन इज दैट, ये तो मैंने आपके साथ एक दो तरह का बात किया। एक बार मैंने आपके साथ आईटीसी का बात किया कि देखो सर आईटीसी का बिजनेस में डेवलपमेंट आया क्योंकि सिगरेट बिजनेस में डेवलप हुआ है, ठीक है, तभी आईटीसी का शेयर में डेवलपमेंट आया, ठीक है। लेकिन ऐसा अलग अलग, जैसे मार्केटिंग एरिया में, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर्स में, ठीक है, ऐसे स्टॉक में, कमोडिटी मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में, डिफरेंट मार्केट कॉन्सेप्ट में अलग अलग घटना डेली लेवल में घटता रहता है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, तो इसके लिए आपको अपना मतलब बिजनेस लेवल का जो टर्म्स है, जो लैंग्वेज है, ये आपको डेवलप करना है। बहुत वास्ट एरिया है सर ये, कोई छोटा सा सिलेबस में 4 5 10 50 100 लैंग्वेज से आप कितना डेवलप कर पाओगे, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट यस, सी इंस्टीट्यूट, सी एस इंस्टीट्यूट चाहता है एटलीस्ट फ्रॉम फाउंडेशन लेवल आप ये सब लैंग्वेज के साथ ऐड कर दो, ये इंस्टीट्यूट का इच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए इंस्टीट्यूट ये टॉपिक भी आपको पढ़ाता है और पढ़ाने के साथ साथ आपको डेवलप भी करने की कोशिश करता है। तो चलो एक काम करते हैं, ऐसे बहुत सारा पैरामीटर है, बट मैं कुछ पैरामीटर में स्पेशल करके बात करना चालू करता हूँ, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर देखो क्या बोलता है, जैसे मैं आपको क्या बोलता है, बिजनेस का डिफरेंट फैसेट्स होता है। फैसेट्स मतलब जानते हो? फैसेट्स का मतलब होता है डायरेक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग बंगाली में ऐसे बोलते हैं ना, दिक, ठीक है, दिक, दिक समझते हो, मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स या डिफरेंट डायरेक्शन होता है बिजनेस। बिजनेस मेनी फैसेट्स ऑफ द सेम रियलिटी। बिजनेस क्या है? मेनी फैसेट्स ऑफ द सेम रियलिटी, होता वही है बिजनेस, बट उसका अलग अलग फैसेट्स होता है, अलग अलग डायरेक्शन होता है, ठीक है। क्या मतलब? मतलब ऐसा है कि जैसे बिजनेस में कुछ टेक्निकल मैटर होता है, जैसे कि आप जो चीज का बिजनेस करते हो उसमें आप प्रोडक्शन करते हो, उसको ऑपरेशन भी बोल सकते हो। उसका एक कॉमर्शियल पार्ट होता है जिसको हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। मार्केटिंग मतलब आपका बिजनेस में बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग एबिलिटी पे, ठीक है। आपका मार्केटिंग अच्छा हो तो आपका बिजनेस डेवलप कर जाएगा, ठीक है। सर इकोनॉमिक एबिलिटी मतलब फाइनेंशियल मैटर, सोशल एबिलिटी मतलब एचआर, मतलब बिजनेस में किसको लेना है और किसको, मतलब होम टू हायर, होम टू फायर, ऐसे सोशल मैटर्स। एक ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं इसको, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स। जैसे आप लोगों में से, जैसे आप लोग सी ए में बन रहे हो, कोई कोई स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करता है, एनआईएसएम देता है, ठीक है, बैंकिंग का पढ़ाई कर रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, मेरे पास पढ़ते हैं और पढ़ाई के साथ साथ जैसे जैसे एग्जीक्यूटिव हो जाता है, इंटरमीडिएट हो जाता है, स्टॉक मार्केट का एग्जाम क्रैक कर लेता है, तो कंपनी हमसे फोन करके पूछते हैं कि भाई आपके पास कितना कैंडिडेट है, बोलो, ध्यान से समझना सर। तो मेरे को कौन फोन करता है जानते हो? अलग अलग फाइनेंस कंपनी, स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंपनी मेरे को कॉल करता है कि सर आपके पास इस बार कितना कैंडिडेट है
जो पास आउट है तब उसे भेजो जॉब के लिए, ठीक है। तो ये जो फोन आता है ना, ये जो कॉल आता है मेरे पास, ये कौन कॉल करता है बोलो तो? HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे रिसेंटली कुछ कॉल आया था, रिसेंट एकदम एकदम हार्ड रिसेंट आया था, SBI सिक्योरिटी से कुछ कॉल था, स्टॉक मार्केट रिलेटेड भी था और CS रिलेटेड था, ठीक है। SBI सिक्योरिटी से था, जो स्टॉक मार्केट एंड CS का एक मैचअप था। एक मिल्क फैक्ट्री है हावड़ा में, वहां से भी काफी अच्छा डिमांड आया था सर, ठीक है। वहां से भी CS का काफी डिमांड हो रहा था, ठीक है। एक एक मोतीलाल ओसवाल बोल के एक बहुत फेमस ब्रोकिंग फर्म है, म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर भी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड एज वेल एज चार्टर्ड अकाउंटेंट का काफी कॉल आया था। तो उनको चाहिए, इमीडिएट नीड है। तो मेरे पास जितना पास आउट कैंडिडेट है उनको रिकमेंड किया, उनमें से जो गया, कुछ लोग सिलेक्ट हुआ, कुछ लोग नहीं हुआ, बाद में कहीं पर और जगह में सिलेक्ट हो जाएगा। तो जस्ट मैं रिसेंट आपको एक एग्जांपल दी कि SBI सिक्योरिटीज, मिल्क फैक्ट्री, मोतीलाल ओसवाल, ठीक है। हावड़ा में मिल्क फैक्ट्री का क्या नाम है, नाम क्या है इसका, मैं भूल जाता हूँ नाम इसका, बाद में याद आएगा। एक थक्कर डेयरी, थक्कर डेयरी बोल के एक बहुत फेमस है, जिसका आइसक्रीम भी बिकता है। थक्कर है हावड़ा में, और एक फैक्ट्री है बहुत फेमस है शालीमार के पास है, वहाँ से भी CS का बड़ा उनका जरूरत था। तो मैं कुछ लोगों को जो ऑलरेडी पास आउट था, मैंने उनको रिकमेंड किया। तो उनमें से कोई कोई सिलेक्ट हुआ भी था, किसी को सैलरी पसंद नहीं आया, ऐसा कुछ बोल रहा था मुझे कि सर सैलरी थोड़ा कम बता रहा है, तो 4 लाख या 5 लाख का पैकेज दे रहा था, तो उनका अच्छा है 6-7 लाख कम से कम मिले। तो दैट्स ए डिफरेंट पार्ट सर, कि सैलरी पसंद आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, बट माई क्वेश्चन इज दैट कि ये जो HR लेवल है ना सर, जो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट किसको बिजनेस में जॉब देना है, किसको बिजनेस से जॉब से हटाना है, होम टू हायर, होम टू फायर, ठीक है, ये डिसीजन लेता है सर, ये डिसीजन लेता है। जैसे देखो ना, रिसेंट ट्रेंड में एक कंपनी है, आप लोग नाम सुना है सर, बाइजूस बोल के, जो एजुकेशनल टेक कंपनी है, स्पेशली बच्चे लोगों के पढ़ाई के लिए या फिर UPSC पढ़ाई के लिए बड़ा फेमस हुआ है सर, ऑनलाइन कोचिंग के लिए, ठीक है। तो बाइजूस का रिसेंटली एक डेवलपमेंट है सर, बाइजूस का रिसेंट डेवलपमेंट में बाइजूस का बिजनेस में काफी लॉस चल रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो, ये देखो सर, बाइजूस बिजनेस टर्न्स लॉस मेकिंग इन फाइनेंशियल ईयर 21, रेवेन्यू 30% में इसका गिर गया, मतलब सेल गिर गया बाइजूस का, ठीक है। मतलब उतना हेल्पफुल नहीं हो रहा है मे बी, ठीक है। कुछ तो प्रॉब्लम है बाइजूस का, और इस प्रॉब्लम के कारण बाइजूस में 2,500 एम्प्लॉय को जॉब से हटाया गया सर, 2,500, 2,500 टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, टेक्नोलॉजिकल स्टाफ, ठीक है। काफी बड़ा बिजनेस है इसका, शाहरुख खान एडवर्टाइजमेंट देता था टीवी में, देखा आप लोगों ने? हाँ। तो बाइजू ने 2,500 एम्प्लॉय को फायर किया, और इसको लेके सुनील शेट्टी, फेमस एक्टर है बॉलीवुड के, आप लोग जानते हो, ठीक है। ये भी सर आज सिर्फ एक्टर ही नहीं है, होटलियर भी है, मतलब इनका होटल चेन है बहुत, ये भी एंटरप्रेन्योर है, बड़ा बिजनेसमैन है सुनील शेट्टी। इन्होंने बताया कि बिजनेस को इस लेवल में करना चाहिए ताकि एट ए टाइम इतना सारा लोगों को फायर करना पड़े, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। मतलब ये सुनील शेट्टी का मानना है कि इस तरह से, मतलब आप ऐसा डिसीजन कैसे ले सकते हो, 2,500 लोगों को एक साथ जॉब से हटाना। आप सोचो कि जब जॉब मिला था तो लोग कितना खुश हुआ था, आज जब जॉब जाएगा तो कितना दुखी होगा। बोलता है कि सुनील शेट्टी का मानना है कि बाइजूस जो 2,500 लोगों को ले ऑफ कर रहा है, ले ऑफ करना मतलब, लैंग्वेज को समझना, ले ऑफ करना मतलब ड्रॉप करना या फिर फायर करना, ठीक है, फायर करना। जब आप किसी 2,500 एम्प्लॉय को जब आप फायर करते हो, ये सिर्फ 2,500 एम्प्लॉय का बात नहीं है, 2,500 इंटू 4 मतलब 10,000 लोगों का जॉब जाता है सर इसमें, मतलब बेसिकली 10,000 लोगों का इफेक्ट है, क्योंकि हर फैमिली में 4 मेंबर तो होते ही है ना, हस्बैंड वाइफ, उनका 2 बच्चा, माता पिता, 4 से 5 लोग तो हो ही जाएगा एवरेज में। सो 4 से 5 लोग, 2,500 लोगों का जॉब जाता है, तो उसका इफेक्ट उन पर पड़ता है। तो बोलता है कि कंपनी इतना बड़ा होता है, इतना अपने आप को चलाने का कोशिश करता है कि समय आने पे मैनेज नहीं कर पाता, ठीक है। तो इतना वैल्यूएशन भी किया बाइजूस ने, बट फिर भी बाइजूस को ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है। तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बिजनेस टू बिजनेस, हर बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ सकता है सर, ऐसा बात नहीं है। तो जब ऐसा प्रॉब्लम होता है, ये है बाइजूस का, बाइजूस ये है बेसिकली, ये इज द पर्सन रविंद्रन बाइजू, ठीक है। लेकिन काफी मतलब इनोवेटिव बिजनेस आइडिया है इनका, काफी इनोवेटिव बिजनेस मॉडल है, काफी मैं भी काफी इनसे इंस्पायर होता हूँ कभी कभी।
बट प्रॉब्लम ये है सर, कुछ ना कुछ गड़बड़ इनका भी हो गया सर, ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ इनका भी हो गया, ठीक है। इनका अकाउंटिंग मेंटेनेंस वगैरह को लेके काफी क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ने भी सवाल उठाया, ऑडिट में काफी सारा फेलियरिटी देखा गया है, ठीक है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो दुनिया भर में हो रहा है। ये देखो, ऑडिटर्स मेक एडवर्स ओपिनियन ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ बायजूस। अब ये क्या है सर, ऑडिटर मेक एडवर्स ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन जब आप लोग ऑडिट पढ़ोगे ना, ठीक है, सबको पढ़ना पड़ेगा सर, सी में सबको, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ऑडिटर ना 3-4 तरह का रिपोर्ट रेडी करता है, ठीक है। या तो ऑडिटर क्वालिफाई कर देता है, ठीक है, या तो ऑडिटर क्वालिफाई रिपोर्ट बनाता है। क्वालिफाई मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम के साथ क्वालिफाई कर देना, ठीक है। कभी ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है बिजनेस का। और ये जो है एडवर्स, ये भी बहुत ही बेकार सिचुएशन होता है। एडवर्स मतलब आपका अकाउंटिंग सिस्टम में बहुत गड़बड़ है, ठीक है। तो ऑडिटर इज नॉट हैप्पी विद बायजूस अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ऑडिटर मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो प्रैक्टिसिंग ऑडिटर होता है, जो सीए पास करने के बाद ऑडिटर बनता है, वो जाता है ऑडिट करने के लिए, ठीक है। तो जब, और इनको ये खुद से नहीं जाता है, कंपनी को खुद से ऑडिटर को बुलाना पड़ता है, ठीक है, नहीं, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं करेगा ना, जब तक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं होता है तब तक कंपनी का जो लीगल प्रोसेस है, जो कॉम्प्लायंस है, जिसके ऊपर सीएस को काफी ख्याल रखना पड़ता है कि अगर ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं होगा तो फाइन हो जाएगा, पेनल्टी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे बड़ी कंपनी के लिए तो मस्ट है। तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है कंपनी सेक्रेटरी को, ठीक है। और उसका जो इंटरनल कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए कंपनी सीएमए को रखता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को, जो कंपनी का इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को बेसिकली हमेशा ठीक ठाक रखता है, ताकि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर आए एडवर्स ओपिनियन ना दे। तो कहीं ना कहीं बाइजू यहाँ पर भी फेलियर है, कहीं ना कहीं बाइजू यहाँ पर फेलियर है। तभी तो इतना बात आ रहा है सर, तभी तो इतना बात आ रहा है सर। आई होप आप लोग समझ पा रहे सर, आई होप आप लोग समझ पा रहे कि मैटर एक छोटा सा नहीं है, इट्स अ बिग एरिया, ठीक है, इट्स अ बिग एरिया। तो इसमें जितना ये देखो ना, ये पढ़ने के बाद ना दिमाग में घुस जाना चाहिए, ठीक, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ या फिर आप लोगों में से कोई कोई अच्छे से बता भी रहे हो, ठीक है, पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। ऑडिटर मेक एडवर्स ओपिनियन, अब एडवर्स मतलब नेगेटिव ओपिनियन। अब नेगेटिव ओपिनियन जब किसी बिजनेस के ऊपर पड़ता है ना, तो वो बिजनेस के लिए बैड इफेक्ट करता है, मार्केट से पैसा रेज करने में, लोगों के मन में बैड इफेक्ट पड़ता है। मतलब जो ऑडिटर का बात ऑडिटर का बात में ना लोग भरोसा करता है, मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जो प्रैक्टिसिंग ऑडिटर होता है चार्टर्ड होने के बाद, प्रैक्टिसिंग ऑडिटर जो रिपोर्ट देता है ना, उस पर दुनिया भरोसा करता है। अगर ऑडिटर अगर ब्राइब मतलब ऑडिटर अगर कहीं पर क्या करता है ना, देखो ये तो एडवर्स ओपिनियन देने के लिए तो पैसा नहीं खा सकता, मतलब आप किसी को खराब बोलोगे और बदले में आप ब्राइब तो नहीं लिए होंगे ना। तो इसका ऑडिटर कौन रहा है सर, डेलॉयट, ठीक है, बिग फोर रहा है। बिग फोर में से एक फार्म है डेलॉयट, ठीक है। तो डेलॉयट ने इसका ऑडिट किया है। अब कई बार क्या करते हैं ऑडिटर लोग, क्या करते हैं ना, पैसा खा लेते हैं, करप्शन कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, ये कुछ कुछ ऑडिटर के लिए सारा सीए फैटर्निटी का नाम खराब होता है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट बात समझे कि वो क्या करते हैं, जैसे बाइजूस के पहले इससे बड़ा बड़ा स्कैम नहीं हुआ है, बाइजूस का कोई स्कैम तो नहीं है, ये बेसिकली एक फाइनेंशियल फेलियर है। जैसे रामलिंगम राजू बोल के एक था, सत्यम कंप्यूटर्स का साउथ बेस्ड एक कंपनी, एक आईटी कंपनी था, उसका ऑडिट रिपोर्ट को मैनिपुलेट किया गया, प्रॉफिट को कुक किया गया, कंपनी का वैल्यूएशन को जबरदस्ती ज्यादा दिखाया गया था। ऐसे सिचुएशंस पे क्या होता है, कंपनी का सीएस, कंपनी का चार्टर सब मिलजुल के कंपनी को अच्छा बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जो सच्चाई है वो बताना चाहिए आपको। तो बाद में ये सब मैटर काफी प्रॉब्लम हुआ, कंपनी बंद हो गया, ऑडिटर को जेल में डाल दिया गया, पीडब्ल्यूसी बिग फोर फर्म था, उनका लाइसेंस छीन लिया गया इंडिया से, ठीक है, अभी फिर से दे दिया गया, बट 2 साल बैन कर दिया गया था। ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस होता है सर बिजनेस वर्ल्ड में। सर मैंने बहुत बात एक साथ कर रहा हूँ, एक्चुअली रैंडम बात कर रहा हूँ, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है सर, बोलो सर। यस सर। थैंक यू सर। तो इसी तरह से आप अपने आप को डे बाय डे डेवलप करते रहिए, ठीक है। मैं आपको कुछ टर्म्स आज बताऊंगा, कल भी बताऊंगा, ऐसे आगे का कुछ क्लास में मैं टर्म्स को लेके ही बात करूंगा। पर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने आप को डे टू डे मार्केट के साथ, डे टू डे बिजनेस के साथ
स्टॉक मार्केट के साथ डेवलप कीजिए। ठीक है, जरूरत पड़े तो स्टॉक मार्केट का पढ़ाई कीजिए, बहुत जरूरी होता है सर आज के दिन। स्टॉक मार्केट में पैसा डालो ना डालो, स्टॉक मार्केट का नॉलेज रखने से आपको फ्यूचर में बहुत फायदा होगा। ऐसे तो फाइनल लेवल में स्टॉक मार्केट पढ़ना पड़ता है, बट अगर आप अलग से भी स्टॉक मार्केट पढ़ोगे, सेबी का पढ़ाई करोगे, तो ये भी आपको एक अलग से हेल्प करेगा मार्केट नॉलेज डेवलप करने में। ठीक है, जो स्टूडेंट लोग पढ़ता है ना स्टॉक मार्केट वगैरह, तो कोई एक सुविधा एक्स्ट्रा क्या हो जाता है कि मैं जैसे आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, वो भी ऑटोमेटिकली सारा चीज अंडरस्टैंड कर लेता है, बिकॉज वो मार्केट में 5,000 10,000 इन्वेस्ट करता है, अपना जो भी उसका पॉकेट मनी होता है ना, पॉकेट मनी से ही वो 1,000 2,000 करके इन्वेस्ट करता है, और जैसे ही पैसा लगाता है ना, मार्केट न्यूज में इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, तो 1,000 टका लगा के लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। ऑब्वियसली अगर आप नॉलेज रखोगे तो प्रॉफिट ही होगा, बट 1,000 2,000 5,000 10,000 इन्वेस्ट करके आपको एक चिंता होता है कि भाई मैंने पैसा लगाया, 1,000 टका लगाया, वो मेरा 1,000 1,500 होगा, या 1,000 अगर 800 हो जाए, क्यों हो रहा है? तो आप मार्केट के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का मतलब जुआ ऐसा नहीं है। ठीक है, ये फाइनेंशियल वर्ल्ड है। अगर आप इस वर्ल्ड के साथ अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ सर, आप लोग स्टॉक मार्केट का पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, एंड ये आपका नॉलेज लेवल को काफी एनहांस करेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स तो आप लोग पढ़ते ही हो, एचआर के बारे में मैंने आपको बताया, एज वेल एज पॉलिटिकल सिचुएशंस। सर, पॉलिटिक्स को लेके अगर आप मेरे को बोलने बोलोगे तो मैं सारा दिन बोलता रहूंगा, है ना। इंडिया का पॉलिटिक्स, वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स खत्म नहीं होगा सर, है ना, खत्म नहीं होगा। तो पॉलिटिकल फ्रंट में क्या हो रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में each of these perspective may be regarded as a different windows of this same room for a holistic awareness। holistic का क्या मतलब? ओवरऑल। holistic का मतलब होता है ओवरऑल। एक चार्टर्ड को, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक कॉस्ट अकाउंटेंट को, एक कंपनी सेक्रेटरी को, मैं क्यों बार बार नाम लेता हूँ बोले तो, क्योंकि आप लोगों को हॉलिस्टिक अवेयरनेस चाहिए सर। हॉलिस्टिक मतलब ओवरऑल अवेयरनेस। आप किसी एक मैटर पे एक्सपर्ट नहीं होते सर, आपको ना हर एक मैटर में एक्सपर्टाइज गैदर करना पड़ता है, तभी जाके आप बाकी लोगों से हटके होते हो, तभी जाके आप एक अलग लेवल में इनकम भी कर पाते हो। ठीक है, वी नीड टू नो अबाउट ऑल दी विंडोज, हमें सारा सारा विंडोज के बारे में जानना है। I'll be depending upon our need, we may just open one window at a time, recall and we call business as an electric field of study। हम क्या मानते हैं सर बिजनेस को? एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्टडी है, इसमें सारा का सारा मैटर, बहुत सारा, एक तरफ से दो तरफ से तीन तरफ से अलग अलग चीजें हो रहा है। ठीक है, और अगर आप समझ नहीं पाओगे, मिस कर जाओगे। काफी इंटरेस्टिंग है सर, काफी इंटरेस्टिंग है। पर्सपेक्टिव एंड रियलिटी। पर्सपेक्टिव्स आर यूजफुल, मतलब आपका पर्सपेक्शन क्या है किसी पर्टिकुलर मैटर में। Perspectives are useful, each one in its own right. However, we should not be blinded by our own expertise. For example, to an accountant, the farm is just a little more than a sum of asset, liability, capital, revenue, and expenses. एक अकाउंटेंट के लिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, उनके लिए एक फार्म सिर्फ प्रॉफिट लॉस एसेट लाइबिलिटी का हिसाब नहीं है, इट्स मोर देन दैट। ठीक है, एक मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, एंड टू ए मार्केटिंग प्रोफेशनल जो सिर्फ बिजनेस में मार्केटिंग का काम करता है, इट इज ऑल अबाउट फार्म्स प्रोडक्ट प्राइसिंग प्लेस एंड प्रमोशंस। In reality, however, the firms is both an accounting entity and a business marketing its product। ध्यान से समझो, अकाउंटेंट के लिए हो सकता है कि उनके लिए एसेट लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस आइडेंटिफाई करना इज ऑल अबाउट। जैसे अगर आप आईटीसी का अकाउंटेंट हो, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको आईटीसी का शेयर दिखा रहा था, अगर आप आईटीसी का अकाउंटेंट हो तो आप आईटीसी के फाइनेंशियल मैटर पे हमेशा फोकस करोगे कि बिजनेस का ये सिचुएशन है, बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, हम लोग अकाउंट्स में ये प्रॉब्लम देख रहे हैं, बिजनेस ये सिचुएशंस में आ सकता है। आप अपने बिजनेस लेवल में जो डिसीजन लेता है उनको अकाउंट से हेल्प करते हो। लेकिन आप सोचो कि जो आईटीसी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट को संभालता है, वो आईटीसी में जो जो ब्रांड चलता है, आईटीसी क्या क्या ब्रांड बनाता है। सिगरेट में तो ब्रांड का एकदम बड़ा बड़ा ब्रांड जितना है वो सब आईटीसी का है। इंडिया किंग्स, क्लासिक, गोल्ड फ्लैग, नेवी कार्ड, है ना। जो लोग स्मोकिंग करता है या फिर फैमिली में देखा है उनको पता है। जैसे मैं अपनी फैमिली में मेरे पापा को, फादर को बहुत देखता हूँ। ठीक है, बचपन से मैं ये नेवी कार्ड का नाम सुना हूँ सर। ठीक है, मेरे अंकल को देखता था सर, क्लासिक क्लासिक नहीं, गोल्ड फ्लैग खाने के लिए देखता था, पीने के लिए। ठीक है, सो पॉइंट इज दैट कि चाहे जान लो सर, स्मोक करो मत, लेकिन जानो जरूर। ठीक है।
स्मोक करना नहीं है पर जानना जरूर है। सर बाकी ब्रांड भी देख लेते हैं। अच्छा, स्मोकिंग छोड़ के आईटीसी, आशीर्वाद आटा, आशीर्वाद मैदा, ये सब बनाते हैं, मतलब एफएमसीजी में आटा मैदा बेसन ये सब। बिस्किट्स में भी बहुत अच्छा ब्रांड है इसका, सनफेस्ट है ना। बिंगो पोटैटो चिप्स वगैरह में, साबुन में, सोप में फियामा है ना, सैवलॉन एंटीसेप्टिक में है ना, एंटीसेप्टिक में सैवलॉन। व्हील्स एंड लाइफस्टाइल, मतलब कपड़ा का मॉल भी है इनका, ठीक है। ठीक है, क्लोथ स्टोर का जॉन प्लेयर्स इन्हीं का ब्रांड है सर। एक बिस्किट्स टाइप का होता है ना, वेफर्स, होम लाइट सेफ्टी स्टोर्स, ठीक है, सॉरी होम लाइट इज सॉरी, वेफर्स नहीं, ये आपका मैचेस वगैरह में है ना। अच्छा, मंगलदीप धूप बत्ती में है ना, धूप बत्ती में बड़ा अच्छा मार्केट है इसका मंगलदीप। तो चॉकलेट भी बनाते हैं, मिंट, क्लासमेट कॉफी बनाते हैं, ठीक है। और भी ये होटल वगैरह भी है जो यहाँ पर लिस्ट नहीं है, बट ये सब फेमस ब्रांड है आईटीसी का। अब ये ब्रांड का नाम कैसे मालूम हुआ हम लोगों को? ये सभी ब्रांड के बारे में हम लोग सुने हैं कि नहीं सुने हैं सर, बताओ प्लीज टेल मी। क्या हम ये सब ब्रांड के बारे में जानते हैं? नाम सुना है सर एवरीबडी? ये सर नो इतना बता दो मुझे बस। ये ब्रांड ब्रांड आपके लिए नोन ब्रांड है कि अननोन ब्रांड है? अरे बताओ ना। ये जो आपको आईटीसी का ब्रांड का नाम पता और चला, ये ये कोई वाले तो नोन फ्रेंडली। नोन है ना सर, है ना? वही मैं बोल रहा हूँ कि नोन क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा मार्केटिंग किया, ठीक है। बस यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नोन है, बिकॉज नोन है इसीलिए क्योंकि मार्केटिंग अच्छा है इसका, तभी आपको पता है। तो बेसिकली यही कहने का मतलब है कि बिजनेस के लिए जो मार्केटिंग करता है वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्राइसिंग, उसका प्लेस, मतलब कहाँ प्रोड्यूस प्रोडक्ट को प्लेस करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करना है, प्रमोशन कहाँ करना है, वो बस उसमें फोकस करता है। अकाउंटेंट सिर्फ एसेट लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस पे फोकस करता है। बट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे एक कॉमन कॉन्सेप्ट है ना सर, दैट इज बिजनेस। भले ही मार्केटिंग वाले बोलते हैं कि मैं सिर्फ मार्केटिंग समझता हूँ, भले ही अकाउंटेंट बोलते हैं कि मैं सिर्फ अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैटर समझता हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज रिलेटेड टू बिजनेस। कहीं ना कहीं आपको बिजनेस को डेवलप करना है। और इसीलिए मेरा मानना है सर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, एक कंपनी सेक्रेटरी को काफी डिटेल्स नॉलेज चाहिए। एंड दैट इज व्हाई मेरे एक बहुत फेमस एक लाइन है, मैं खुद ही डेवलप किया इस लाइन को, वेदर यू वांट टू बी ए सीए और नॉट, ठीक है, वेदर यू वांट टू बी सीए और नॉट, मतलब अगर आप सीए बनना चाहो या ना चाहो फर्क नहीं पड़ता, वेदर यू वांट टू बी ए सीए और नॉट, बट यू मस्ट हैव अ नॉलेज लाइक ए सीए। बात को ध्यान से समझना। बहुत लोग बोलते हैं सर सीए बहुत टफ है, हमसे नहीं होगा। मत करो, मत करो सीए अगर टफ लगता है, डर लगता है। डर के आगे जीत है। लेकिन अगर जब 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 रोकड़ा कमाने का बात आता है, तब बोलता है सर पैसा कैसे कमाएं, तब मैं बोलता हूँ सीए जैसा नॉलेज तो ले लो। सीए बनने का एग्जाम में मत बैठो, पर नॉलेज तो गैदर कर लो। स्टॉक मार्केट में इनकम होता है, स्टॉक मार्केट से ग्रोथ आता है, पैसा मिलता है, म्यूचुअल फंड से ग्रोथ है, पैसा है। लेकिन मैक्सिमम लोग ये स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड का जो इनकम का जगह है उसको समझना नहीं चाहता, लेकिन गुड़ खाना है उनको। 99% लोगों को गुड़ चाहिए, पैसा कमाने का गुड़। लेकिन जब नॉलेज लेने बोलो तब डर जाता है, सीए करने बोलो डर जाएगा। अरे जरूरी नहीं कि हर कोई सीए करे, बट मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है सर, सीए करना जरूरी नहीं है सबके लिए। जो इंजीनियर है वो थोड़ी ना सीए करेगा, जो मैथमेटिशियन है वो थोड़ी ना सीए करेगा, है ना, जो डॉक्टर है वो थोड़ी सीए करेगा, वो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टीज है उसका। लेकिन अगर आप जो भी हो, आप जो भी हो, लेकिन अगर आप सोचते हो कि मुझे स्टॉक मार्केट से गुड़ चाहिए, मुझे फाइनेंशियल मार्केट से गुड़ चाहिए, गुड़ मतलब पैसा, ठीक है, मनी है तो हनी है। जब आपको हनी कमाना है, मनी कमाना है ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, नॉलेज तो गैदर करना पड़ेगा भाई। एक बिजनेसमैन है, स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करता है, मेरे को बोलते हैं सर मैं स्टॉक मार्केट में काफी लॉस खाया, तो मैं बोलता हूँ ठीक है तो सीखिए और करिए। तो बोलते हैं सर सीखेंगे कैसे? मैं बोली मैं पढ़ाता हूँ, सीखा, अगर सीखना है तो सीखिए। तो फिर कुछ दिन क्लास ज्वाइन किया कुछ दिन क्लास, उसके बाद पेशेंस लेस हो गया। मैं फिर बोलता हूँ कि फिर क्या करना है, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। फिर मैं फोन किया मुझे कि सर आप ना मुझे सिर्फ रिकमेंड कीजिए। मैं देखिए रिकमेंड मैं नहीं करता, मैं तो सिखाता हूँ। रिकमेंड करने के लिए मेरा स्टूडेंट लोग है जो मार्केट में काम करते हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि कौन सा शेयर लेना है नहीं लेना है। मैं तो सिखाता हूँ,
अब सीखो, खुद एनालिसिस करो, टाइम दो, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना टाइम दो। टाइम देने से, सीखने से आपका खुद का एनालिसिस बढ़ेगा। खुद का एनालिसिस बढ़ने से आप खुद समझ जाओगे। आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या रहता है सर, कि कौन कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, इसको वेरीफाई करने का आदत हो जाए। टीवी में कोई गलत तो नहीं बोल रहा है, टीवी में बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है, ठीक है, वो भी मार्केटिंग स्कीम है। ये वाला कंपनी का शेयर ले लो, वो वाला कंपनी का शेयर ले लो, ठीक है, वो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। मतलब कौन सा मार्केटिंग है, कौन सा जेन्युइननेस है, उसका फर्क करने के लिए भी आपको नॉलेज चाहिए, नहीं तो आप फर्क नहीं कर पाओगे। तो वॉट एक बिजनेसमैन हर तरीके से कोशिश करता है हर चीज को जानने का। सिमिलर वे में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बिजनेस मैनेज करता है, सीएमए सीएस भी बिजनेस मैनेज करते हैं, दे मस्ट आल्सो नो दिस। क्वेश्चन वही है सर, कि बिजनेस का डिफरेंट फैसेट्स होते हैं, फैसेट्स मतलब डायरेक्शंस या दिक, ठीक है। सो बोथ एन अकाउंटिंग एंटिटी एंड अ बिजनेस मार्केटिंग इट्स प्रोडक्ट, यू नीड टू फॉलो एन eclectic approach, that it is not blinded by or blind to any perspective। किसी एक तरफा ब्लाइंड होना नहीं चाहिए कि मैं सिर्फ मार्केटिंग करके बिजनेस बना रहा हूं। ऐसा भी नहीं होता है कि सिर्फ मार्केटिंग करके बिजनेस बनता है, और ऐसा भी नहीं कि आप सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करके बिजनेस बना लेते हैं, ठीक है। आपको अकाउंट्स भी मेंटेन करना है, मार्केटिंग भी करना है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको एचआर भी संभालना है, ह्यूमन रिसोर्स, किसको किससे काम करवाना है और किसको काम से छुड़वाना है, ठीक है, किसको कौन सा काम रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, ये भी बहुत बड़ा काम है सर, ठीक है। तो ये जो टेक्निकल टर्म्स है ना, इसको कहा जाता है जार्गन, ठीक है। ऑल दीज पर्सपेक्टिव हैव अ लेक्सिकॉन ऑफ देयर ओन, दिस इज कॉल्ड जार्गन। जार्गन का मतलब होता है टेक्निकल टर्म्स, ठीक है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है, मार्केटिंग का अलग होता है, अकाउंटिंग का अलग होता है। आप लोग जो लोग अकाउंट्स का पढ़ाई करते हो, चार्टर्ड का या फिर सी एस सी एस सी एम ए का, उनको अकाउंटिंग नॉलेज अच्छा मिलता है, बिजनेस लीगल लीगल नॉलेज अच्छा मिलता है, ठीक है। मार्केटिंग सी एस सी एम ए को उतना पढ़ाया नहीं जाता सर, तो मार्केटिंग का नॉलेज आपको थोड़ा लगेगा, बट मार्केटिंग में क्या होता है थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। जैसे बीकॉम लेवल में थोड़ा सा मार्केटिंग रिलेटेड मतलब नॉलेज दिया जाता है, वहीं से आप थोड़ा सा गैदर कर सकते हो, ठीक है। और कोई कोई आगे जाके मार्केटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए काम करके भी कर लेता है, कोई कोई एमबीए भी कर लेता है, ठीक है। सो मार्केटिंग बहुत जरूरी है। तो टेक्निकल फैसेट, टेक्निकली अ बिजनेस मे बी व्यूड एज ए ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। बिजनेस क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, a huge machine where inputs are subject to the entire process for generating output. Now, this interpretation of business can open us to a host of terms in the lexical lexicon. Lexicon means technical terms. A business inputs are in various commodities, including industrial raw materials, minerals, metals, as well as agricultural commodities. ये सभी चीजें बिजनेस लेवल में अलग अलग कॉमोडिटी में आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ। एग्रीकल्चरल कॉमोडिटी, मेटल्स, ये सब मार्केट में ट्रेड होता है, एग्रो इंडस्ट्री का। इट इज देयरफॉर डिजायरेबल टू नो अबाउट टर्मिनोलॉजीज पर्टेनिंग टू कॉमोडिटी मार्केट। आपको कॉमोडिटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, आपको क्या, बहुत कम लोगों को है सर। मैं आपको बताता हूँ कॉमोडिटी मार्केट क्या है। ऐसा टॉपिक मैंने लिया ना, तो दिमाग खराब हो जाएगा। कमोडिटी मार्केट से बताने के लिए मैं आपको एक काम करता हूँ, 1 मिनट, मैं आपको लेकर चलता हूँ एमसीएक्स। एमसीएक्स जानते हो, ये कमोडिटी मार्केट का एक्सचेंज है, ठीक है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, जैसे कमोडिटी एक्सचेंज होता है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है सर, ठीक है। ये देखो, दिखाई दे रहा है, कोई भी हेडक्वार्टर है, सीईओ है पीएस रेड्डी, देन इंडिया लिमिटेड इज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अंडर द एजेंसी ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी के कंट्रोल में चलता है। चलो मैं थोड़ा इसके अंदर जाता हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आ जाए। सर दिखाई दे रहा है ना, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा सारा दिन, क्योंकि कमोडिटी मार्केट के ऊपर स्पेशल कोर्स होता है। जो लोग स्टॉक मार्केट के जैसे पढ़ाई होता है, वैसे कमोडिटी मार्केट के ऊपर भी स्पेशल कोर्स होता है, सेबी का, एनआईएसएम का, इसका भी पढ़ाई होता है। सो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। जब आप लोग इंटरेस्टेड होंगे स्टॉक मार्केट के साथ साथ कमोडिटी मार्केट का, तब मैं बताऊंगा। बट इतना जान लो, जब बस इतना जान लो कि कितना तरह का कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग चलता है। जैसे देखो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये देखो 10 ग्राम यूनिट का
क्या दाम चल रहा है गोल्ड का। ये इसमें आपको खरीद के ना घर पे नहीं लाना है, ये सब फिजिकल लाने का जरूरत नहीं है, सब डिजिटल रहेगा। अगर आपको लगता है कि गोल्ड का दाम अभी कम चल रहा है, आप ज्यादा दाम में बाद में सेल कर दोगे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट लास्ट कुछ दिनों में 49,869 लो गया है और 50,079 हाईएस्ट गया है, ये गोल्ड का है, ठीक है। फ्यूचर कमोडिटी है, फ्यूचर कमोडिटी गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है। कॉपर 1 kg कॉपर का देखो दाम 641 से लेके 647 तक चल रहा है। नेचुरल गैस 1 kg गैस का दाम देखो 443 से, इससे हम लोग एलपीजी वगैरह बनाते हैं ना, नेचुरल गैस से, ठीक है। उसके बाद उससे एलपीजी वगैरह नेचुरल गैस की अलग से मार्केट है उसका, ठीक है। सिल्वर, कॉपर, क्रूड ऑयल, ठीक है। गोल्ड का भी अलग अलग वेराइटीज होता है सर। एल्यूमिनियम दिखाई दे रहा है, 1 kg एल्यूमिनियम का दाम देखो मार्केट में 196 से लेके 198 में ट्रेड हो रहा है, ये ट्रेडिंग प्राइस है अभी, ठीक है। अरे दिखाई दे रहा है सर, ठीक है। ये रहा, कुछ और भी चीजें हैं, मसाला वगैरह भी होता है, बहुत सारा प्रोडक्ट होता है सर। ये देखो बुलियन में गोल्ड वगैरह होता है, बेस मेटल में एल्यूमिनियम है, कॉपर है, लेड है, निकेल है, जिंक है। एनर्जी में क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है। एग्री कमोडिटी में कॉटन है, फ्रूट पाम ऑयल है, कपास है, मेथा मेंथा ऑयल है, रबर है। इतना सारा चीजों का कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग चलता है। मसाला का भी अलग से होता है, सीमेंट का भी होता है। सो माय क्वेश्चन इज दैट कि कमोडिटी मार्केट के ऊपर भी बहुत बड़ा एक एजुकेशन लेवल पड़ा हुआ है, मतलब नॉलेज भी है, उसके ऊपर ट्रेडिंग होता है मार्केट में, बाई सेल चलता है स्टॉक मार्केट की तरह, ठीक है। तो यू हैव टू एड पर विद दिस थिंग्स, आपको जानना है, ठीक है। आप लोग अभी बेसिक लेवल में हो, धीरे धीरे डेवलप होते होते और डेवलप हो जाओ। कमर्शियल फैसेट, कमर्शियली बिजनेस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जो लोग सीएमए पढ़ता है उन लोगों का इसके ऊपर स्पेशल पढ़ाई होता है। ये जो मैनेजमेंट का बात मैं कर रहा हूँ ना, प्लानिंग करना, इवन बीकॉम में भी ये सेम टॉपिक बीकॉम में भी है, ठीक है। प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना। फॉर्म्स रिलेशनशिप विद इट्स कस्टमर मार्केट्स, एसेंशियली इट कॉम्प्राइज द पीस ऑफ मार्केटिंग, इसको बोलते हैं पीस ऑफ मार्केटिंग। पीस मतलब प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, प्राइस क्या रहेगा, प्लेस क्या होगा, प्रमोशन कैसे करना है। फॉर गुड्स मार्केटिंग एंड द एडिशनल पीस, ठीक है। एडिशनल पीस में क्या होता है, सेल्स फोर्सेस, जैसे कनेक्ट विद कस्टमर, फिजिकल एविडेंस, जैसे हाइजीन इन हॉस्पिटल्स और रेस्टोरेंट, कस्टमर सर्विस टाइम, क्यू मैनेजमेंट, मतलब अगर लाइन ज्यादा होते हैं तो उसको कैसे मैनेज करें, सर्विस मार्केटिंग। इसी के मतलब कमर्शियल नॉलेज के थ्रू से आपको ये सब चीजों का पूरा डिटेल्स नॉलेज मिलता है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी अलग से बिजनेस के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल फैसेट तो आप लोगों को पता ही है ना, अकाउंटिंग एरिया, बिजनेस का जो प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट है ना, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एचआर के बारे में बता दिया मैंने। एडमिनिस्ट्रेटिव फैसेट, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो सर, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगर कभी आप लोग ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक बिजनेस का पार्ट होते हो तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। देखो सर, बिना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस लेवल नहीं चल सकता। जब आप लोग लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टिंग डिपार्टमेंट में, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करने जाओगे ना कभी भी, ठीक है। जिंदगी में कुछ भी मौका आ सकता है, लॉजिस्टिक में आ सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आ सकता है, लॉजिस्टिक में, ट्रांसपोर्टिंग में आ सकता है। तो यहाँ पर ना ये इंटरनेशनल पैकिंग सिंबल्स है। जैसे आप लोग देखे भी हो, अगर कोई फ्रेजाइल है सर, मतलब जहाँ पर कांच का प्रोडक्ट होता है, उसके पैकेजिंग में इस तरह का ग्लास का एक इमेज होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि सही पैकेज में सही तरह का इमेज प्रोवाइड करे, ताकि जब उसका मार्केटिंग हो, जैसे जब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन चेन सिस्टम, जैसे फ्लिपकार्ट से आप कुछ ऑर्डर करते हो, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट का जो पैकेज होगा, उस पैकेज में अगर वो फ्रेजाइल प्रोडक्ट है तो फ्रेजाइल हैंडल विथ केयर, तो ऐसा इमेज दिखेगा। अगर कुछ ओपन किधर से करना है पता नहीं चल रहा है तो इस तरह से साइन देना पड़ता है, दिस वे अप, मतलब इस तरह से करो तो आपको ये ओपन हो जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर पैकेजिंग में हुक्स नहीं यूज करना है तो ऐसा इमेज रहता है, यूज नो हुक्स, ठीक है। अगर किसी को हीट से बचाना है, मतलब जिसके लिए सन का जो हीट होता है, हीट से बचाना है, कोल्ड में रहना है, तो ऐसे इमेज रहता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट। अच्छा, अगर किसी के ऊपर कुछ देना नहीं है, मतलब एक के ऊपर एक दूसरे को चढ़ाना नहीं है, तो ऐसे ऐसे साइन होता है, डू नॉट स्टैक। अगर कोई बहुत भारी चीज होता है
तो हेवी डू नॉट लिफ्ट। अगर किसी के ऊपर लिमिटेशन है कि भाई इसके ऊपर एक्स्ट्रा और मत लगाना, तो ऐसे स्टैक लिमिटेशन, ठीक है, तीसरा नहीं आएगा। अगर किसी को बारिश से बचाना है या पानी से बचाना है तो कीप ड्राई, एक अम्ब्रेला होके उसके ऊपर ऐसा इमेज रहता है, ठीक है। तो बेसिकली आई होप यू अंडरस्टैंड। नोट्स के अंदर आपको और भी देखोगे तो डिटेल्स में मिल जाएगा। अगर कहीं पर भी डेंजर साइन होता है तो ऐसे, हाईली फ्लेमेबल होता है तो ऐसा, फेडिशन रिस्क होता है तो ऐसा, स्टैटिक सेंसिटिव डिवाइस होता है तो ऐसा। तो कहने का मतलब है ये सब टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। बिजनेस में अलग अलग सिंबल यूज किया जाता है और ये किसका काम है? ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अगर कभी कोई वेज प्रोडक्ट पे नॉन वेज का साइन लगा दोगे तो क्या होगा? प्लीज टेल मी। प्रोडक्ट वेज है बट साइन नॉन वेज का लगा दिया। नॉन वेज नॉर्मली रेड में होता है और वेज नॉर्मली ग्रीन में होता है ना सर? और वो भी इंडिया जैसे कंट्री में, क्योंकि हमारे देश में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग इंडिया में ही रहते हैं। पता है आप लोगों को? हाँ सर। जैसे जो वेज प्रोडक्ट होता है उसमें से ग्रीन सिग्नल होता है ना, ये वेज। और अगर वो नॉन वेज है तो वो रेड में दिखेगा, है ना। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि वेज और नॉन वेज इंडिया जैसे कंट्री में बहुत जरूरी है, और स्पेशली जो इंसान वेजिटेरियन फ्रेंडली है उसके लिए तो बहुत जरूरी है। और इंडिया में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग रहते हैं। अगर किसी कंपनी को इंडिया में बिजनेस करना है और उसको वो अगर ये साइन का यूज प्रॉपरली मेंटेन नहीं करता है, आपको क्या लगता है इंडिया में बिजनेस डब्बा हो जाएगा? ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लोग गोदरेज के बारे में सुने? गोदरेज कंपनी का नाम सुना है? हेलो, अरे नाम सुना है कि नहीं? हाँ ना बताइएगा, गोदरेज कंपनी का नाम सुना है? गोदरेज कंपनी क्या बनाता है? लॉक। हाँ सर। गोदरेज का सबसे बड़ा क्या है? लॉकर, है ना। बेसिकली दुनिया का मतलब भारत का पहला बेस्ट ताला जो होता है ना, ताला, ठीक है, चाबी की और लॉक, लॉक एंड की, वो एक्चुअली गोदरेज ने सबसे बेहतरीन वाला डेवलप किया था। वो भी आज का बात नहीं है, ब्रिटिश पीरियड। बट मैं आपको दूसरा कहानी बताऊँ, गोदरेज का साबुन भी होता है, ठीक है। गोदरेज का बहुत तरह का साबुन भी होता है। गोदरेज इज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जिसने भेज सोप बनाया। सर भेज सोप इन द सेंस, सर यही तो खतरनाक कॉन्सेप्ट है। पहले इंडिया में जो साबुन बनाया जाता था, ब्रिटिश पीरियड का बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम पे साबुन बनाया जाता था, उसमें काऊ का चर्बी यूज किया जाता था। मतलब जो पशु होते हैं जैसे काऊ का, इसका चर्बी को यूज किया जाता था। आज भी बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज होता है। लेकिन जो इंडिया में जो थोड़ा ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल जो हिंदू कल्चर से बिलोंग करते हैं, उनको दिक्कत होता है कि अगर साबुन में चर्बी रहेगा तो वो उसको यूज नहीं कर सकता। तो गोदरेज जो बेसिकली पारसी है, ठीक है, गोदरेज पारसी है सर, ठीक है, जैसे टाटा भी पारसी है, गोदरेज भी पारसी है। मुंबई में बहुत सारा इनका प्रॉपर्टी है, बहुत प्रॉपर्टी है, तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। तो गोदरेज एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। तो गोदरेज का जो ओनर था, ठीक है, आदि गोदरेज जो आज का गोदरेज का ओनर है, उसका पापा, ठीक है, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम साबुन जो मार्केट में बिकता है उसमें काऊ का चर्बी मिलाया जाता है। और लोगों का यही कॉन्सेप्ट था कि बिना काऊ का चर्बी के बिना साबुन बन ही नहीं सकता ऑन दैट टाइम। मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ 1890s के आसपास, 1890, 1900 के आसपास का बात कर रहा हूँ। गोदरेज इज द फर्स्ट कंपनी जिसने वेज साबुन बनाया नासिक में। नासिक में इन लोगों का फार्म हाउस था, तो वहां पर जाके गोदरेज ने, आदि गोदरेज का जो पापा थे, उन्होंने सोचा, पापा या दादाजी कोई तो होगा, उन्होंने बोला कि हमें वेज शॉप बनाना है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल हिंदू कल्चर के हैं वो लोग वेजिटेरियन हैं। तो इनको चर्बी वाला साबुन का खबर आते ही ये लोग साबुन यूज करना बंद कर दिया। तो हमें वेज शॉप बनाना है जिसमें नेचुरल जो वेजिटेरियन प्रोडक्ट है उसको यूज करना है। तो सब लोगों ने बोला कि ऐसे हो नहीं सकता। तो बोलता है कैसे नहीं हो सकता वो हम देख लेंगे, बट करके रहेंगे। उन्होंने पढ़ाई किया, रिसर्च किया और बना के दिखाया। सो पॉइंट इज दैट कि बिजनेस लेवल में वेज नॉन वेज ये भी बहुत बड़ा मैटर है सर, ठीक है, बहुत बड़ा मैटर कि किसके लिए कौन सा मार्केट आप लेने जा रहे हो, ये आपको देखना चाहिए, ठीक है।
तो वेज नॉन वेज का प्रॉपर यूज करना, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूज है सर। फूड डिस्टिंक्शन सिंबल, सर आप लोग कॉपी वगैरह में कई बार ये इमेज देखते होंगे, यूपीसी कोड बोलते हैं इसको, ठीक है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। इसको स्कैन करने से ना आपको वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का खबर मिलता है। नॉलेज रखिए सर, आप लोग देखे होंगे इस तरह का कोड किसी ना किसी पैकेज के अंदर, देखा है? अगर साबुन के पैकेज के पीछे बहुत सारे यूनिवर्सल कोड, बहुत सारे प्रोडक्ट के पीछे होता है, ठीक है। तो अगर आप उसको चेक करोगे ना, उसको अगर स्कैन कर पाओगे, तो उसका स्कैनर होता है जिसपे बारकोड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बेसिकली यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहा जाता है, यूपीसी is a barcode symbology that is almost universally used for tracking trade items. It consists of a scannable stripe of black bars and white spaces above a sequence of 12 numerical digit, 12 digit होता है इसके, that are uniquely assigned to each trade item. For example, following is the image of the barcode to book in Books International Standard Book number, ये ISBN नंबर है, ठीक है। ये जो है ना, ये ISBN नंबर है, बुक्स के लिए बनाया गया है। ऐसा और भी प्रोडक्ट के अलग अलग होता है ऐसे। तो कहने का मतलब है कि पैकेज में क्या है, उसका यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, ठीक है। क्विक रेस्पॉन्स, आजकल क्यूआर कोड बड़ा पॉपुलर है सर, है ना, क्यूआर कोड, इसको क्विक रेस्पॉन्स कोड बोलते हैं, है ना। हम लोग आजकल पेमेंट भी करते हैं क्यूआर कोड के थ्रू से, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहाँ क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या उसका यूज क्या है, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड दीज आर आल्सो टेक्निकल टर्म्स, है ना, दीज आर आल्सो टेक्निकल टर्म्स, बिजनेस टर्म्स। तो बिजनेस का अलग अलग दीप होता है, अलग अलग उसका फैसेट्स होता है, और हमें उसके साथ एट पार होना पड़ता है। अब आपको मैं लेके चलता हूँ फाइनेंस, स्टॉक, कॉमोडिटी मार्केट की ऊपर बात। फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट, कॉमोडिटी मार्केट, इसमें जो पॉपुलर टर्म्स है मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताऊँ, ठीक है। जैसे मानो कि स्टॉक मार्केट लेवल में एजेंट का यूज बहुत होता है, म्यूचुअल फंड एजेंट, स्टॉक मार्केट एजेंट, ठीक है। कौन है ये लोग? A brokerage firm is said to be an agent when it acts on behalf of the client in buying or purchasing of shares. At no point of time in the entire transaction, the agent will own these shares. सर, शेयर मार्केट में एजेंट का नाम लेते ही आप समझ जाना कि वो ब्रोकिंग एजेंट है या फिर म्यूचुअल फंड एजेंट है। सर कैसे बना जाता है? सर जैसे कि मानो आप किसी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म को कॉल करके बोलते हो ना कि मेरे लिए ये शेयर परचेस कर लो, मेरे लिए वो शेयर परचेस कर लो, तो एक्चुअली वो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में जो बैठे हुए हैं, जैसे मानो मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, या जीरोधा, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल भी एक स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, स्टॉक मार्केट ब्रोकिंग कंपनी है, म्यूचुअल फंड भी है इसका, ठीक है। तो बेसिकली रामदेव अग्रवाल एंड मोतीलाल ओसवाल इन दोनों ने बनाया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट है ऑब्वियसली, ठीक है, नॉलेज लेवल देख के आप समझ जाओगे। और ऐसे ऐसे स्टॉक पोर्टफोलियो इन्होंने डेवलप किया था मोतीलाल ओसवाल ने, ठीक है। ये देखो ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस एंड उनका दोस्त रामदेव अग्रवाल, दोनों ने मिलकर कंपनी को बनाया, और आज इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, 35 साल पहले 1987 में डेवलप हुआ था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि एक कंपनी में कॉल करके आप स्टॉक खरीदने की बात करोगे, तो ये स्टॉक खरीद के रखेगा आपके लिए, और बदले में ये बेसिकली स्टॉक एडवाइजरी हायर करता है। कैसे मिलता है इनको स्टॉक एडवाइजर? इसके लिए एनआईएसएम का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप में से बहुत सारे जो सीनियर लोग हैं, वो लोग ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करते हैं, एनआईएसएम का जो सेबी का एग्जाम होता है, ये मैं इसका मेरा डेली मॉर्निंग को क्लास चलता है सर। जैसे आज का ये क्लास टच होने से पहले हर मॉर्निंग को मेरा स्टॉक मार्केट क्लास चलता है, ठीक है। ये सेबी का कोर्स कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि यही जरूरी होता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट एंड एजुकेशनल इनिशिएटिव ऑफ सेबी, ठीक है। तो इसमें देखो कमोडिटी वेयरहाउसिंग मैनेजमेंट बहुत सारा चीजें चलता है, तो सर्टिफिकेशन में जाना पड़ता है। तो सर्टिफिकेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट एग्जाम में क्लिक करने से यहाँ पर ना 30 टाइप्स ऑफ एग्जाम होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे म्यूचुअल फंड एजेंट या इक्विटी एडवाइजर, ठीक है, जो बहुत पॉपुलर है, सीरीज 8। ये देखो यहाँ पर देख रहे हैं सर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, सर्टिफिकेशन, तो ये कौन हो जाएगा? म्यूचुअल फंड एजेंट हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर देखिए सर, सीरीज ए, इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन। इक्विटी डेरिवेटिव बहुत पॉपुलर है मार्केट में, नेगेटिव मार्किंग रहता है एग्जाम में, ठीक है। थोड़ा समय लेना पड़ता है बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। आपको स्टॉक मार्केट का काफी डिटेल्स नॉलेज मिलेगा, ठीक है। मैं आज ऐसा कुछ पॉइंट है जो ये सब पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। मार्चेंट बैंकर होता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होता है, ठीक है। 30 टाइप्स है। टैक्सेशन का भी एक आता है, स्टॉक मार्केट टैक्सेशन, ठीक है, रिसर्च एनालिस्ट, बहुत सारा चीज। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि ये सब एजेंसी के लिए भी एग्जाम होता है, आप एग्जाम लेके लाइसेंस लेके ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप चार्टर्ड हो जाओ, सीएस हो जाओ, सीएमए हो जाओ, इसके साथ साथ भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सीए बनने के साथ साथ इवन अगर कोई बोले मुझे सीए सीएमए नहीं बनना है, या फिर मैं इंटर क्रैक करके सेबी का एग्जाम क्लियर करके आप बेहतर जॉब मिल सकता है आपको। सीए का इंटर कर लो, सीए एग्जीक्यूटिव कर लो, और साथ में स्टॉक मार्केट करके मार्केट में काफी जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है। लिख के रख लो, सर ने बोला। अच्छा ठीक है। तो ये है एजेंट, मतलब कंपनी के बिहाफ में, मतलब कस्टमर के बिहाफ में जो आपका शेयर बाय करके आपको देगा। ये काफी मतलब भरोसेमंद होता है सर, ठीक है। सर मार्केट में एक वर्ड यूज होता है सर, यहाँ पर क्योंकि वर्ड्स के हिसाब से बात कर रहे हैं तो थोड़ा इधर उधर होगा बात। मतलब जैसे एजेंट के बाद मैं अमोर्टाइज भी लेके जाऊंगा, यहाँ पर एक्चुअली टर्म्स के बारे में बात हो रहा है ना। तो फाइनेंशियल वर्ल्ड में डिफरेंट टर्म्स होता है, तो एबीसीडी करके टर्म्स, तो एबीसीडी करके टर्म्स है, तो मैं आपको एक साथ डिफरेंट बातें करूंगा, ठीक है। एक साथ अलग अलग टाइप में बात करें, मतलब वैसे नहीं कनेक्टेड नहीं लगेगा। जैसे एजेंट बोलने के बाद एमोटाइजेशन में आ गए। अब आपको लग रहा है सर एमोटाइज क्या होता है। सर एमोटाइज इज टू चार्ज अ रेगुलर पोर्शन ऑफ एन एक्सपेंडिचर ओवर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर किसी चीज का दाम 1 लाख है और it is amortized over 10 years and financial report will show expense of rupees 10,000 per year for 10 years. Intangible assets such as patent, trademark are amortized to profit and loss account. मतलब कुछ समझे सर? मतलब नहीं समझ में आया सर? चलो समझा। ये मैं आईटीसी का फाइनेंशियल रिपोर्ट में आया। आईटीसी क्यों, आप जो कंपनी बोलोगे मैं उसी का दिखा दूंगा, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखना चाहोगे, एचडीएफसी बैंक का, एयरटेल का, इंडिगो का, जिसका बोलोगे उसका दिखा देंगे। चलो इंडिगो एयरलाइंस, फाइनेंशियल्स में जाते हैं। जस्ट लुक एट दिस स्टेज। हाँ, रेवेन्यू, रेवेन्यू के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, EBITDA, दिख रहा है सर? EBITDA मतलब जितना कंपनी का रेवेन्यू होता है वहां से खर्चा वगैरह माइनस करने के बाद EBITDA आता है, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। हेलो, क्वेश्चन इज दैट सर डेप्रिसिएशन क्या है? आप लोग जानते हो, कोई मुझे बताओगे डेप्रिसिएशन क्या है? बोलो सर। डेप्रिसिएशन क्या होता है सर? फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन होता है, फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन होता है, मतलब बाई सर टाइम मतलब, एसेट का जो वैल्यूएशन घट जाता है वही डेप्रिसिएशन। थैंक यू सर, नेचुरल वेयर एंड टियर के कारण डिप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है। वेरी गुड स्टूडेंट। नेचुरल वेयर एंड टियर, नेचुरल वेयर एंड टियर मतलब नेचुरली हर एक एसेट का वैल्यू समय के साथ साथ गिर जाता है। लैंड का अलग होता है थोड़ा, लैंड भी एसेट है बट लैंड का एप्रिसिएशन होता है, डिप्रिसिएशन नॉर्मल। डिप्रिसिएशन क्या हो गया? जैसे मानो अगर मैं पूछूं कि भाई आपके पास जो मोबाइल फोन है, जैसे सुबीर, तूने मोबाइल फोन कितने में खरीदा था? जस्ट नॉर्मल, तो 7.5। 7,500। कितने दिन पहले खरीदा था? 4.5 से 5 साल हो गए। 5 साल हो गया। आज कितना दाम मिलेगा मोबाइल का? हार्डली 3,000 मिलेगा। वो भी नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से इसलिए ये बोला पूरा हार्डली। हार्ड, ठीक है। ठीक है चलो मान के चलता हूँ 3,000, सुबीर के बातों पे ही मैं रहता हूँ। सर 7,500 का फोन 3,000 का हो गया, तो बीच का 4,500 कहाँ गया? तो दिस इज एक्चुअली डेप्रिसिएशन।
अब आपके मन में सवाल चल रहा है सर डिप्रिसिएशन तो समझ गए, ड्यू टू नेचुरल वेयर एंड टियर व्हेन देयर इज अ डिटोरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ एन एसेट एंड दैट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। बट व्हाट अबाउट amortizations? डिप्रिसिएशन का वैल्यू पीएल में डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब फाइनल अकाउंट्स करोगे मैम के पास तो आपको मैम सिखाएंगे, कुछ दिन बाद मैम मोस्ट प्रोबेबली फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेगा मुझे बोलता है। तो जिन लोगों का भी होगा, जब जिन लोगों का बाद में होगा बाद में करेगा, करना तो है अकाउंटेंसी तो करना तो। बट एमोटाइजेशन किस चीज का होता है सर? एमोटाइजेशन बोलो सुबीर, बोलो, अच्छा ट्राई कर रहे हो। सर इंटेंजिबल एसेट का एमोटाइजेशन होता है। अब इंटेंजिबल एसेट्स मतलब कंपनी का ना गुडविल होता है, पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ठीक है। अब जैसे मानो कि किसी बिजनेस में किसी चीज का, किसी ब्रांड का गुडविल एक टाइम पे था बट अभी नहीं है। समय के साथ साथ गुडविल बढ़ता भी है घटता भी है। गुडविल समय के साथ साथ बढ़ता भी है घटता भी है। जैसे अगर मैं पूछूं आपको नोकिया का मोबाइल फोन, नोकिया मोबाइल, क्या लगता है नोकिया का गुडविल पहले जैसा है? प्लीज टेल मी। नो सर। नहीं है। तो फिर एक टाइम में अगर 2005 में किसी को बोला जाता कि मोबाइल का नाम लो तो वो किसका नाम लेता? नोकिया का। लेकिन अगर आज के डेट में नोकिया का नाम लेने बोलो तो बहुत कम लोग उसका नाम लेगा। तो उसका उसका गुडविल का क्या हुआ? गुडविल का वैल्यू का क्या हुआ? गिर गया ना। तो ये अकाउंट्स, इसका भी अकाउंटिंग होता है, गुडविल अकाउंटिंग होता है सर। गुडविल अकाउंट करके उसका भी हिसाब होता है, ठीक है। तो पेटेंट, पेटेंट क्या होता है? मतलब मानो कि आपके पास किसी आविष्कार का, कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिस्कवर करने का आपके पास पेटेंट है। तो पेटेंट भी समय के साथ अगर उसका यूज कम हो जाता है तो उसका भी गुडविल चला जाता है, पेटेंट वैल्यू कम हो जाता है। कॉपीराइट, कॉपीराइट मतलब एक जमाने में कॉपीराइट आपने किसी मूवी के किसी कोई मूवी बनाया था, ठीक है। जैसे एक से फॉर एग्जांपल जैसे डीडीएलजी, ठीक है, डीडीएलजी, डीडीएलजे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मैंने सुना कि ये इंडिया का अभी तक का सबसे ज्यादा ज्यादा दिन चलने वाला मूवी है, ठीक है। इससे पहले शोले था, ठीक है। तो शोले, शोले को बीट करके दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मैक्सिमम दिन चला है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर डीडीएलजे 98 का 98 99 का मूवी है शाहरुख खान का। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जब डीडीएलजे आया था 95 में रिलीज हुआ था, तो उस टाइम पे इसका जो वैल्यूएशन था, आज के डेट में क्या सेम वैल्यूएशन है इसका? तो जो कॉपीराइट होता है इसका, क्या अगर डीडीएलजे का कॉपीराइट किसी को बेचने बोलो तो उस टाइम पे जो कॉपीराइट का दाम था आज भी वही कॉपीराइट का दाम मिलेगा या कम हो गया? अरे बोलो, अरे सर कम हो जाएगा। ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन इज दैट ये जो एसेट है ना, ये जो कॉपीराइट का वैल्यू है ना, ये जो कॉपीराइट का वैल्यू, पेटेंट का वैल्यू है ना, ये जो गुडविल का वैल्यू, ये इसका जो डिटोरिएशन होता है ना, इसको ना पीएल में डेबिट किया जाता है, बट इसे डेप्रिसिएशन नहीं, इसे एमोटाइजेशन कहते हैं। ये किस तरह का एसेट हुआ सर? इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब फिक्स्ड, मतलब जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, जिसको हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। लेकिन जो इंटेंजिबल्स होते हैं ना, उसे डायरेक्टली, जैसे मान डीडीएलजी का क्या वैल्यू होगा, कैसे छूओगे, कैसे टच करोगे डीडीएलजी का वैल्यू को? नहीं हो सकता सर। लेकिन आपके घर पे कोई बिजनेस पे कोई प्लांट है, मशीनरी है, यू कैन इजीली टच इट, फील इट। बट ये सिर्फ फील कर सकते हो कि आपका बिजनेस में वैल्यूएशन है, ठीक है, आपके पास डीडीएलजे है, ठीक है, आप बस फील कर सकते हो। तो ऐसे एसेट को इंटेंजिबल्स कहते हैं, ऐसे एसेट्स को इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं, और इंटेंजिबल एसेट्स का amortization होता है, ठीक है। फिर बिजनेस का जब वैल्यूएशन, ये जो मैं आपको शो कर रहा हूँ ना आईटीसी का, ये एक्चुअली में फंडामेंटल स्टॉक मार्केट फंडामेंटल में, या फिर जो लोग स्टॉक मार्केट में रिसर्च एनालिस्ट का पढ़ाई करता है, जो सीएसीएमए फाइनल में अकाउंटिंग रिपोर्ट का पढ़ाई करता है, या फिर सीएमए इंटरमीडिएट में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ता है, मुझे उनको समझाना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग भी जब इंटर में एग्जीक्यूटिव लेवल में सीएसीए सीएमए एग्जीक्यूटिव में इंटर में पढ़ोगे ना,
तो इसमें भी आपको यही सब चीज कैलकुलेशन समझाया जाएगा, ठीक है। तब ये मत बोलना कि सर एमोटाइजेशन क्या है, समझ में नहीं आया, ठीक है। बोलने से पहले 10 बार सोचना, ठीक है। ये सब देखो थोड़ा डिटेल्स पढ़ने का मैटर है, जानोगे समझोगे याद करोगे। एनुइटी ड्यू एंड एनुइटी अनदर, अब दूसरा कोई बात, ठीक है, कनेक्शन नहीं है, ठीक है, सब अलग अलग चीजें। एनुइटी whose payments occur at the beginning of each period। एनुइटी क्या होता है? एनुइटी मतलब सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स, सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स, या तो देना है या तो लेना है। मतलब कोई एग्जांपल दे सकते हो मुझे एनुइटी का? अगर आप लोग मैम के पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्लास किए हो अकाउंट्स में, नहीं मैथ्स में, मैथ्स में पढ़ाया जाता है। मेरे पास जो लोग फाइनेंस करते हैं मैं उनको कराता हूँ, और जो मैम के पास मैथ्स करते हैं स्पेशली इन फाउंडेशन लेवल, उनको मैम ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर के अंदर ये पढ़ाते हैं। कोई मुझे एनुइटी का रियल लाइफ एग्जांपल बता सकते हो? देखो, ये सब टीवी में ऐड आता है सर, ये सभी चीजें कनेक्टेड टॉपिक है। ये देखो, ये फाइनेंशियल मार्केट में एनुइटी का पेमेंट होता है। आप एक सीरीज ऑफ सिमिलर अमाउंट पे करते जाओगे और आपको एक सर्टेन टाइम के बाद आपको एक अमाउंट मिलेगा। ये देखो, यहाँ पर देख सकते हो आप, एलिजिबिलिटी फॉर इमीडिएट एनुइटी। अगर आपका एज 30 का है, मैक्सिमम 65 तक जा सकते हो। आप क्या करना है आपको, हर साल या हर मंथ, ठीक है, देखो क्या बताया जा रहा है, मिनिमम एनुइटी 12,000 पर एनम या फिर 1,000 पर मंथ, ठीक है। हर मंथ के स्टार्टिंग में 1,000 करके डालते जाओ, ठीक है। प्लान ऑप्शंस एक बार लेना है, ठीक है। जॉइंट लाइफ भी ले सकते हो, मतलब जॉइंटली, ठीक है। ऑनलाइन बेनिफिट भी मिलेगा, एनपीएस बेनिफिट मिलेगा। तो आप अगर 12,000 करके देते जाओगे, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद आपको एक ओवरऑल अमाउंट मिलेगा, ठीक है। या फिर आप एक बार दो और आपको एक एनुअल पेंशन मिलेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दूसरा टाइप का है, ठीक है। पे प्रीमियम वंस 10 लाख दे दो, बदले में एवरी ईयर 60,000 करके उठाओ, हर साल 60,000 करके। 25 लाख दे दो, एक 25 लाख का दे दो, आपको एवरी ईयर 1.5 लाख करके मिलेगा एनुअल पेंशन। 50 लाख सब डिपॉजिट करो, हर साल 3 लाख करके आपको मिलेगा। क्या हो रहा है सर ये सब? दीज आर ऑल एनुइटी कॉन्सेप्ट। मतलब या तो पूरा अमाउंट देके मंथली वैल्यू से अपना जिंदगी बिताओ, या फिर छोटा छोटा अमाउंट डालते जाओ, ठीक है। छोटा छोटा अमाउंट डालते जाओ और लम सम में बाद में कुछ घर लेके आओ, लेकिन सिमिलर अमाउंट पेमेंट करना पड़ता है एनुअली, ठीक है। या तो एनुअली या तो मंथली, ठीक है। हर मंथ के या ईयर के स्टार्टिंग में, ठीक है। अलग अलग टाइप पेंशन स्कीम, जैसे गवर्नमेंट का भी एक चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल पेंशन स्कीम का, ठीक है। उसके थ्रू से भी आप कर सकते हो। ये देखो सर, ऑन वन टाइम 15 लाख इन्वेस्ट करो, 15 लाख इन्वेस्ट करो, सालाना 91,000 का आपको मिलेगा। Single life with return of purchase price. Mr. Pandey, 60 years old man, he decided to invest his 40% of his NPS corpus in 15 lakh without GST into ICICI guaranteed pension plan, नेशनल पेंशन स्कीम के थ्रू से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 15 लाख वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया, उनका एज है 60 साल का, उनको हर साल 91,000 का पेंशन मिलेगा। समझ में आ रहा है सर? हाँ, जब आप लोग मैम के पास करोगे ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी एनुइटी, या फिर मेरे पास जब फाइनेंस पढ़ोगे तब भी मैं कराता हूँ, ठीक है। तब मैं इसका कैलकुलेशन कैसे होता है मैं सिखाऊंगा, ठीक है। किस तरह से कैलकुलेट करना पड़ता है, अलग अलग टाइप ऑफ कैलकुलेशन आ सकता है, बट एक आइडिया आपको मिल गया एनुइटी क्या होता है। अरे सर तब आपके पास, आप चार्टर्ड पढ़ रहे हो, सीएमए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, कोई अगर आपको आके बोलता है कि भाई आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, कि बताओ तो कौन सा स्कीम अच्छा रहेगा, ठीक है, कौन से स्कीम में पैसा डालने से सही रहेगा, एनुइटी क्या होता है ना। बैंक में गया, इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट आके समझा रहा है, म्यूचुअल फंड वाले समझा रहा है, तो अगर आपको नॉलेज ही नहीं है टॉपिक का, तो फिर आप तो आसमान से टपकोगे और खजूर पे लटकोगे।
अपने आप को हीरो बनाओ सर, है ना, अपने आप को अपने फील्ड का हीरो बनाओ। सारा दिन सिर्फ टीवी में, मोबाइल में और बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड वाला हीरो को देख के थोड़ी ना जिंदगी बीतेगा। हीरो हो या हीरोइन जो भी बोलो आप, ठीक है, आप अपने जिंदगी का हीरो बन जाओ सर, अपने जिंदगी का हीरोइन बन जाओ, अपने फील्ड का हीरो बनो, ठीक है। अगर आप चार्टर्ड बन रहे हो तो अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉप हीरो बन जाओ, अपने सिटी का टॉप हीरो बन जाओ। कोशिश करो कि मैं बेस्ट नॉलेज गैदर करूंगा अपने फील्ड में, ठीक है। जस्ट ट्राई टू सर, ठीक है। अच्छा, एनुइटी सीरीज ऑफ पेमेंट्स, मतलब एक आपको मिलेगा, दूसरा आप देना है। एक एनुइटी ड्यू हो जाएगा, एक एनुइटी आपको, सीरीज ऑफ पेमेंट्स ऑफ एन इक्वल अमाउंट एट फिक्स्ड इंटरवल्स फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड। मैंने दोनों आपको समझाया सर। स्टॉक मार्केट लेवल में या फिर फाइनेंशियल मार्केट में एप्रिसिएशन होता है। एप्रिसिएशन क्या होता है? वैल्यू इंक्रीज होना, ठीक है। सपोज आपने कोई मशीन खरीदा 5 लाख से और अभी उसका वैल्यू 7 लाख हो गया, तो आपको कितना एप्रिसिएशन हुआ? 2 लाख। इस एप्रिसिएशन के बदले में क्या होता है जानते हो? कैपिटल गेन होता है। अगर आप इसको बेचोगे ना, कैपिटल गेन होगा, और ये इनकम टैक्स में कैपिटल गेन टैक्सेशन में आ जाता है। सर ये क्या होता है कैपिटल गेन टैक्स? सर आप लोग जब इनकम टैक्स पढ़ोगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी एक्चुअली मेरा इनकम टैक्स का जो क्लास चलता है ना, एवरी वीक इंटर का और फाइनल का, उसमें कैपिटल गेन ही चलता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मानो रिसेंटली मैंने कुछ शेयर खरीदा, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने भी खरीदा, मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ। जैसे मानो कुछ लोगों ने अदानी वेलमार खरीदा था। अदानी वेलमार जो फॉर्चून तेल वगैरह होता है ना, उसका काफी कमाया सर। कुछ लोगों के पास अभी भी है, आई नो दैट। 7 मंथ्स बैक 220 में परचेस किया था, 220 में, ठीक है। और उसका दाम बेचा था सर 800 में। तो सर कितना दिन में देखो तो, 200 से 800 कितना दिन में हुआ? फरवरी मार्च अप्रैल, 2 महीने में, ठीक है। तो 220 टू 800 कितने का कमा लिया सर? 620 का। अगर किसी के पास 100 शेयर है, 100 शेयर है, तो 100 इंटू 620 करके जितना प्रॉफिट है उसका प्रॉफिट है। बट ये क्या है? एप्रिसिएशन, इसका वैल्यू एप्रिसिएशन। चाहे मशीन हो, शेयर हो, वैल्यू एप्रिसिएशन बोलते हैं। और इसमें जो आपको पैसा मिलेगा ना बेच के, कैपिटल गेन आ जाएगा सर, और गवर्नमेंट इस पे कैपिटल गेन टैक्स भी लगाता है। बट हाँ, मिनिमम 1 लाख का गेन होने से शेयर मार्केट में तभी टैक्स लगता है, अदरवाइज नहीं। अब ये सब छोटा छोटा मैटर कितना बताऊं आपको। तो जब आप लोग आओगे ना, इंटरमीडिएट में आओगे या बीकॉम में भी, जो लोग बीकॉम करते हैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स इनकम टैक्स पढ़ते हैं, जो लोग सीएस एग्जीक्यूटिव में आ जाएगा, सीए इंटर, सीए में इंटर में आ जाएगा, डिटेल्स में जान लेना सर। हाँ, जानने का कोई शेष नहीं है, जितना जानो कम पड़ जाएगा। आर्बिट्रेज, सर आर्बिट्रेज क्या होता है? ये भी एक तरीका होता है, ये भी एक मार्केट है। अरे बाप रे, कितना मार्केट बताओगे सर। सर आर्बिट्रेज इज द साइमल्टेनियस परचेस एंड सेल ऑफ टू आइडेंटिकल कमोडिटीज और इंस्ट्रूमेंट्स, इसको आर्बिट्रेज कहते हैं। सिमिलर कमोडिटी, आइडेंटिकल कमोडिटी, एक मार्केट से खरीद के दूसरे मार्केट में साइमल्टेनियसली बेचना। दिस साइमल्टेनियस सेल और परचेस इज डन इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्राइस वेरिएशन इन टू डिफरेंट मार्केट। फॉर एग्जांपल, आपने गोल्ड परचेस किया इंडोनेशियन मार्केट में और बेच दिया इंडियन मार्केट, या फिर इंडियन मार्केट में बेच के इंडोनेशियन मार्केट में सेल करना, इसको आर्बिट्रेज कहते हैं। सर ऐसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। ऑनलाइन में जो कमोडिटी मार्केट होता है ना, उसके थ्रू से कर सकते हो। या फिर मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो। कैसे दिखाए, कैसे दिखाए सर, ये अदानी विल्मर का, यहाँ पर क्या लिखा है देखो तो, एनएसी में है ना। हेलो, ये एनएसी दिख रहा है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। देखते हैं सर अदानी विल्मर बीएसई में है कि नहीं। अदानी विल्मर, सर ये 690.30 चल रहा है। एनएसी में कितना देखा आपने? हेलो, एनएसी में कितना देखा आपने? यहाँ 690 चल रहा है, लाइव है अभी। आज फ्राइडे है, मार्केट तो है आज। 690.55, और इधर कितना है? 689.40। कितने का डिफरेंस है? 1 रुपी। अरे 1 रुपी के आसपास का डिफरेंस है कि नहीं है? ऑलमोस्ट। तो अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप बीएससी में खरीद के, कहाँ सस्ता है, एनएसी में खरीद लो, एनएसी में बाई करके बीएससी में जाके बेच।
तब यहाँ पर जितना 690 इधर 690 हो गया, कम हो गया 689.4 NSE में, ठीक है 40। तब इधर आपके पास 60 पैसा और इधर आपके पास 30 पैसा, मतलब 90 पैसा का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 1000 शेयर में इन्वेस्ट करते हो, 1000 इंटू 0.90, मिनट मिनट में आर्बिट्रेज होता है। 1000 शेयर में इन्वेस्ट करोगे, ट्रेडिंग इट इज अ ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, एक मार्केट में खरीद के दूसरे मार्केट में बेचना, डिफरेंस में प्रॉफिट करते हैं, इसको आर्बिट्रेज कहते हैं। ऐसा गोल्ड में भी हो सकता है, शेयर में हो सकता है। कभी मैं आपको दिखाऊंगा जब स्टॉक मार्केट पढ़ने आओगे ना, आर्बिट्रेज मार्केट में कैसे ट्रेड लिया जाता है मैं समझाऊंगा। गजब है ना सर। हेलो क्या रे राज, रवि, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ नहीं, सभी को पूछ रहा हूँ सर, श्रद्धा, सभी को पूछ रहा हूँ सर, ठीक है। इतना सारा चीज है सर। एसेट क्या होता है, आप एसेट क्या होता है क्या बताएं सर, बचपन से सुनते हो। एसेट मींस एन इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिट इन फ्यूचर। एसेट वो होता है जिसको यूज करके हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, है ना। अगर आपके पास घर है तो घर का बेनिफिट मिलता है, अगर आपके पास गोल्ड है तो गोल्ड का बेनिफिट, कार है तो कार का बेनिफिट, ठीक है। तो प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स, एनीथिंग ऑफ वैल्यू टू व्हिच द फर्म हैज अ लीगल क्लेम, एनी ओन टेंजिबल और इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट, टेंजिबल मतलब जिसको टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल मतलब जिसको टच नहीं कर सकते। हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू, जिसका एक आर्थिक या इकोनॉमिक वैल्यू होता है, यूजफुल टू द इन अदर वर्ड्स एन एसेट में बी फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज बिल्डिंग, और एन ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टॉक, है ना, स्टॉक मार्केट पे स्टॉक सर्टिफिकेट, और इट में भी राइट, कोई अधिकार आपका किसी चीज पे, इसमें मेरा राइट है, ठीक है, सच एज द राइट टू यूज द और पेटेंट प्रोसेस। पेटेंट में क्या होता है ना, आपको राइट होता है, इसमें मेरा अधिकार है, इसको इस पे कोई और अधिकार नहीं सकता, पेटेंट उसको उसका पेटेंट करना पड़ता है, पेटेंट, ठीक है। पेटेंट पेटेंट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। जैसे मानो पेप्सी कोका कोला का जो फॉर्मूला, ठीक है, आपको पता है इंडिया में थम्स अप, ये थम्स अप का नाम सुना आप लोगों ने? थम्स अप कंपनी का नाम सुना है, थम्स अप ब्रांड का? यस सर। टेस्ट द थंडर, किसने नहीं सुना, सबने सुना। सर आपको सुन के अच्छा लगेगा कि पेप्सी कोका कोला का जो पेप्सी कोका कोला का जो फॉर्मूला है ना, उसको इसने तोड़ दिया था। इंडियन ब्रांड था, इंडियन मल्टीनेशनल ब्रांड कोला इन इंडिया। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड 1977 टू ऑफसेट द विथड्रॉल ऑफ कोका कोला कंपनी फ्रॉम इंडिया। ये इंडिया से कोका कोला को भगाने वाला था, बट बाद में कोका कोला ने इसको खरीद लिया, काफी दाम से खरीदा सर, काफी दाम से खरीदा, खरीद लिया सर। लेकिन इसके इसके पास दम था, थम्स अप अकेला ही पेप्सी कोका कोला को बाहर कर देता, कि ये फार्मूला को क्रैक कर दिया। ये जो सोडियम कार्बोनेट जो कॉन्सेप्ट जिस तरह से इसको बनाया जाता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को क्रैक कर दिया। तो ये फार्मूला पेप्सी के पास भी है, कोका कोला के पास भी है, बट इंडिया में थम्स अप ने इसको बना दिया, और थम्स अप को फिर बाद में कोका कोला ने बाई कर दिया, बहुत दाम से खरीदा, ठीक है। फरवरी 2012 के हिसाब से थम्स अप इज द लीडर इन कोला सेगमेंट इन इंडिया, 42% मार्केट शेयर इसका, और ओवरऑल 15% मार्केट शेयर इन इंडियन एरेटेड वाटर्स मार्केट, मतलब सोडा वाटर। बिलियन डॉलर ब्रांड इन इंडिया, बिलियन डॉलर, ठीक है। मजा का बात नहीं है सर कि ये जो फॉर्मूला से बनता है, इस फॉर्मूला का इनके पास पेटेंट है। तो अगर इसका फॉर्मूला कभी चोरी हो जाता है, ठीक है, किस तरह से ये बना जाता है, तो जो भी इसको चोरी कर लेगा, ठीक है, जो भी इसको चोरी कर लेगा, तो चोरी करने से उसका अलग बात है, लेकिन ये रजिस्टर्ड। लेकिन रिसेंटली एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर, ये कैंपा कोला बोल के एक चलता था 1970 1980s के टाइम पे, कैंपा कोला बंद हो गया बाद में, ठीक है। पेप्सी कोका कोला आने के बाद कैंपा कोला का मार्केट खराब हो गया, रिलायंस ने बोला कि ये कैंपा कोला को वापस लॉन्च करेगा और कोका कोला पेप्सी का मार्केट को डाउन करेगा। सर पेप्सी कोक इंडिया का नहीं है, यूएस का है, ठीक है। और अगर कैंपा कोला वापस आ जाए, ठीक है, तो
वापस इंडियन मार्केट में इंडियन ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट है। रिलायंस ने बोला है रिसेंटली, ये देखो, इट सब्सिक्वेंटली relaunched itself with a drink called Sun Dew and Campa in 4 flavors on August 31. Campa Cola is set to relaunch that is acquired by Reliance Industries. आने वाला है सर, ऑरेंज, लेमन, कोका एंड मैंगो। कैंपा कोला वापस आने वाला है, ऑलरेडी चालू हो चुका है। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि रिलायंस ने 22 करोड़ से इसको खरीदा। इसके पास क्या है, फॉर्मूला है, उसका पेटेंट करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके वो पेटेंट आपका होता है, ठीक है। तो ये सब, ये भी एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, सिर्फ फॉर्मूला ही तो है, और क्या, पानी के साथ फॉर्मूला मैच करा के ये सब बनाया जाता है। सर करंट एसेट क्या है आप लोग जानते हो। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू टर्न इनटू कैश विद इन अ ईयर। फॉर एग्जांपल कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मतलब शेयर, डिवेंचर इसको बोलते हैं, जिसको आप बहुत फास्ट कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब डेटर, मतलब जिनको आपने क्रेडिट में सामान बेचा, जिसको आपने क्रेडिट में सामान बेचा बट उससे आप बहुत फास्टली 1 साल के अंदर, तो ऑब्वियसली आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सो पॉइंट इज दैट करंट एसेट मतलब जिसको आप बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। फिक्स्ड एसेट्स मींस क्विकली टर्न इनटू कैश विदाउट इंटरफेयरिंग विद बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स को आप बहुत जल्दी क्विक कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, इक्विपमेंट, फर्नीचर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, है ना, ये सब फिक्स्ड एसेट्स। इंटेंजिबल्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना, ऑलरेडी बताया आपको। इंटेंजिबल्स लाइक कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, है ना, ये इंटेंजिबल एसेट्स में आता है। समझ में आ रहा है ना सर, ये सब अकाउंट्स में भी बोला जाता है। ऑडिट क्या है मैं आपको बताया, ऑडिट क्या है। ऑडिट इज ए केयरफुल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। कंपनी जो अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जैसे रिसेंटली बाइजू का बताया मैं आपको, बाइजू अकाउंटिंग रिकॉर्ड को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाया, तभी बाइजू के अकाउंटिंग रिकॉर्ड को एडवर्स रिपोर्ट दिया ऑडिटर ने, किसने, डेलॉयट ने, ठीक है। आस्क और ऑफर क्या होता है, the lowest price at which the owner is willing to sell his security, the offer is higher than the bid। मतलब आस्क होता है, आस्क और ऑफर, मतलब आस्क मतलब जो लेना चाहता है, ठीक है, जो बेचना चाहता है। लोएस्ट प्राइस एट व्हिच द ओनर इज विलिंग टू सेल सिक्योरिटीज, मतलब सबसे कम दाम में, सबसे कम दाम में जब किसी पर्टिकुलर चीजों का ओनर कोई चीज को सेल करना चाहे, स्पेशली सिक्योरिटीज का, उसको ऑफर, आस्क या ऑफर कहा जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखना चाहोगे आस्क ऑफर कैसे होता है मार्केट में। थोड़ा सा होल्ड करो, दिखाओ आपको, थोड़ा लाइव मार्केट दिखाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। इसको बीड आस्क भी बोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आस्क। स्टॉक मार्केट में जाना पड़ेगा सर, तब जाके मैं समझा पाऊंगा आपको। एक सेकेंड, ये देखो सर, मैंने बस आपको एक लाइव मार्केट में लेके आया, ठीक है, ये मार्केट में यहाँ पर लाइव, ठीक है। तो जस्ट आपको मैं ये दिखाऊंगा, ऐसे मान लो ये रिलायंस है, दिख रहा है सर, ये रिलायंस का शेयर है। रिलायंस का चार्ट सामने आ गया, जो लोग स्टॉक मार्केट सीखता है ये चार्ट भी सिखाया जाता है सर, ठीक है, इसको कैंडल स्टिक्स बोलते हैं। डेली मॉर्निंग पर मैं यही सब 9 बजे से सिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बस रिलायंस का, कहाँ गया रिलायंस, अभी तो मैं यहाँ पर टाइप किया, रिलायंस का मैं आपको मार्केट डेप्थ दिखाना चाहता हूँ। तो देख रहे हैं सर आप, देखो यहाँ पर एक मार्केट डेप्थ है आपके सामने। इस मार्केट डेप्थ में कुछ लोग बीट कर रहे हैं और कुछ लोग ऑफर कर रहे हैं, दिखाई दिया। रिलायंस का शेयर का दाम चल रहा है मार्केट में 2482.40 करके, ठीक है। अब मार्केट में जो लोग बाई सेल करता है, इनके बीच में जो खरीदना चाहता है वो बीट करता है, और जो सेल करना चाहता है वो ऑफर करता है। तो जो ऑफर करेगा ना वो सबसे कम दाम में, तो उनके लिए जो सबसे कम दाम है मार्केट के हिसाब से, सबसे कम दाम में कितना क्वांटिटी सेल करना चाहता है वो ये ऑफर करता है। और जो यहाँ पर बीट कर रहा है, जैसे मानो देखो यहाँ पर देखो 2482.30,
एक ऑर्डर कितना क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, अब चेंज हो गया 10 हो गया। यहाँ पर जो बीट कर रहा है 2482 करके, मतलब ये 20 पैसा ज्यादा मांग रहा है, ये 20 पैसा कम देना चाहता है। ये 45 पैसा ज्यादा मांग रहा है, ये 20 पैसा कम देना चाहता है। देखो चेंज हो रहा है, देखो थोड़ा सा आंख रखो तो समझ में आएगा। थोड़ा अपना आंख को जमा के रखो, देखो जो सेल कर रहा है वो थोड़ा ज्यादा बोल रहा है, जो बाई कर रहा है वो थोड़ा कम बोल रहा है, ऐसा हो रहा है। हेलो, ऐसा हो रहा है सर? हाँ सर हो रहा है। समझ में आ रहा है ना सर? ये मार्केट में लाइव हो रहा है, एग्जैक्टली अभी लाइव हो रहा है, मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया में या इंटरनेशनल लेवल में जितना लोग ट्रेड लेता है, वो रिलायंस के शेयर को लेके करंटली जो ट्रेड ले रहा है उसी का इफेक्ट है ये। और ये रिसेंट एकदम लाइव है। और इसका करंटली रिलायंस का शेयर का बाई और सेल का देखो, इतना लोग सेल कर रहे हैं रिलायंस को और इतना लोग बाई कर रहे हैं रिलायंस। ठीक है, चलो स्टॉक मार्केट तो नहीं समझाऊंगा, बट आपको मैं स्टॉक मार्केट में क्या क्या होता है वही भी बताने के लिए बताया। आस्क एन ऑफर द लोएस्ट प्राइस एट विच एन ओनर इज विलिंग टू सेल इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मींस यहाँ पर शेयर, बॉन्ड भी हो सकता है, डिबेंचर भी हो सकता है। द ऑफर इज हायर देन बीट। ऑफर ऑलवेज बीट से हायर होता है। तभी आपने देखा ना, जिसने बीट किया उससे ऑफर प्राइस हाई है। किताबी बात नहीं है, लाइव चीजें समझ पाओगे तो जिंदगी बन जाए। ये समझने के लिए स्टॉक मार्केट में जो लोग पढ़ाई करते हैं ना, उसे भी समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। ठीक है, एचसीएल टेक्नोलॉजी का शेयर 1023 चल रहा है, लेकिन ये इसका इफेक्ट ना आप थोड़ा नजर रखोगे ना, यहाँ पर जो चल रहा है ना उसके बेसिस में हो रहा है। यहाँ पर जो हो रहा है इसके बेसिस में। ठीक है, बेसिकली ऐसा और भी टॉपिक है। एक काम करता हूँ सर, आज मैं इतना ही रखता हूँ। आप लोगों के पास ये नोट्स तो है, जिसके पास नहीं है और मुझे एक बार कनेक्ट करें, मैं उसको ये वाला नोट शेयर कर देता हूँ पूरा बीसीके का, बिजनेस एनवायरनमेंट का। आप लोग बाकी जितना सारा टॉपिक है ना सर, मतलब कॉन्सेप्ट इज लाइक, आप दोनों जगह से देखो। सीएस का भी मैट से आप देख सकते हो, वहाँ पर भी काफी सारा है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, देखो सीएस के मैट में भी एनुइटी, एनुअल रिटर्न, अमोर्टाइजेशन, तो हर जगह में आपको काफी सारा कॉमन भी मिलेगा, आर्बिट्रेज, और कुछ अनकॉमन भी मिलेगा। कुछ कॉमन भी मिलेगा, कुछ अनकॉमन भी मिलेगा। तो मैं दोनों आप लोगों को ही रिकमेंड करूंगा, आप दोनों मैट फॉलो करें। ठीक है, सीएस का भी मैट फॉलो करें और मैंने जो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया इसको भी फॉलो करें। जहां से मर्जी फॉलो करें, लेकिन अपना जो बिजनेस टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी को डेवलप करें। एक बार गो थ्रू करके रखो सर, नेक्स्ट वीक मैं पूछूंगा आप सबसे। ठीक है, और जो समझ में नहीं आएगा मैं बताऊंगा। जैसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल ऑप्शंस क्या है, पुट ऑप्शंस क्या है, इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट क्या है, बुल क्या है, बियर क्या है, कमर्शियल पेपर क्या है, क्रेडिटर क्या है, डिवेंचर क्या है, डिफेंसिव स्टॉक क्या है, डिप्रिसिएशन ऑलरेडी बता दिया बहुत सारा। ठीक है, इक्विटी क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, फेस वैल्यू क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है, हेज क्या है, होल्डिंग पीरियड क्या है, इनकम स्टॉक क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या है, इंटरनेट ट्रेडिंग क्या है। बाप रे बाप, ये तो सिर्फ स्टॉक मार्केट रिलेटेड बात चल रहा है। अब इसके बाद मार्केटिंग वाला है, एडवर्टाइजिंग क्या है, आफ्टर सेल सर्विस क्या है। ठीक है, एजेंट कौन है, बैरियर टू ट्रेड कौन है, बैरियर टू एंट्री क्या है, बेंचमार्किंग क्या है, ब्रांड क्या है, ब्रांड इक्विटी क्या है, ब्रांड लॉयल्टी क्या है, ब्रांड रिकॉग्निशन क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस पोर्टफोलियो क्या है, बिजनेस 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 टू बिजनेस क्या है, बी टू बी क्या है, बी टू सी क्या है, कैश डिस्काउंट क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन क्या है, अरे बाबा। ठीक है, क्रॉस सेलिंग क्या है, कॉर्पोरेट कल्चर क्या है, कंज्यूमर मार्केट क्या है, कंसोर्टियम क्या है, कस्टमर डिमांड क्या है, कस्टमर लॉयल्टी क्या है, कस्टमर नीड, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंट डायरेक्ट मार्केटिंग, इनडायरेक्ट मार्केटिंग, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अच्छा, ये तो सिर्फ मार्केटिंग है, बैंकिंग का भी अलग से आता है। बैंकिंग, उसमें एक्सेप्टेंस क्या है, अकाउंट बैलेंस क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेट रेट क्या है, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट क्या है, एडीआर, जीडीआर क्या है, ग्लोबल डिपोजिटरी यहाँ पर नहीं है, आगे मिल जाएगा। एनवीटी क्या है, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या है, एटीएम जानते हो, बैलेंस ट्रांसफर, बैंक अकाउंट, बैंक रेट, बेसिस पॉइंट क्या है, बाउंस चेक क्या है, ब्रिज फाइनेंस क्या है, कैपिटल क्या है, कैशियर चेक क्या है, कैश रिजर्व क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, चेक क्या है, क्लियरिंग क्या है, क्लियरिंग हाउस क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेबिट कार्ड, डिपॉजिट स्लिप, डिपॉजिटर कौन है, डेब्ट सेटलमेंट कैसे होता है, डेब्ट रिपेमेंट क्या होता है, डेब्ट रिकवरी क्या है, ई कैश क्या है,
अर्ली विथड्रॉल ऑफ पेनल्टी क्या है, अर्नेस्ट मनी क्या होता है, एक्सपायरेशन डेट क्या होता है, एजुकेशन लोन क्या होता है, गारंटर कौन होता है, इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रेट में क्या फर्क है, इंटरनेट बैंकिंग क्या है। समझ में आ रहा है सर? लंबा लिस्ट है। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर घर पे एक बार गो थ्रू करें, ठीक है सर। कोई भी डाउट हो मुझे नेक्स्ट क्लास पूछिए, जिस टॉपिक में मुझे लगेगा कि ज्यादा बोलना चाहिए मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को शेयर करूँ, ठीक है। वाइटल है सर, पूछते हैं बिजनेस टर्मिनोलॉजी से सवाल पूछ लेता है, ठीक है। ओके सर, लंबा डिस्कशन रहा, आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। टाटा फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।